एक बात और देखिए बेटा, आप सांद्र H2SO4 होता है वो मध्यवर्ती प्रबल ऑक्सीकारक होता है तथा SO2 में अपचयित हो जाता है। मतलब यह है कि एक ऑक्सीकारक तो है और प्रबल भी है, परंतु HNO3 के बराबर नहीं है। HNO3 के बराबर नहीं है। HNO3 ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक है, ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है, उससे कम इसका ऑक्सीकरण की क्षमता होती है। ऑक्सीकारक होता है, क्यों होता है ऑक्सीकारक, पहली बात समझो, क्योंकि H2SO4 में सल्फर क्या बेटा +6 से बैठा हुआ है, जो इसका उच्चतम है। सल्फर अगर अपने उच्चतम में बैठा हुआ तो डेफिनेटली वो ऑक्सीकारक की भूमिका निभा सकता है, परंतु ऑक्सीकरण करना उतना अच्छा नहीं होगा जितना HNO3 के होगा। पर हाँ, ऑक्सीकारक तो दर्शाएगा, तो इस बात को यहां बताया गया बेटा। देखिए, तनु H2SO4 ऑक्सीकारक की तरह कार्य नहीं करता है, केवल अम्ल की तरह ही व्यवहार करता है। आपने देखा था बेटा कि तनु HNO3 तो ऑक्सीकारक की भूमिका में निभा रहा था, परंतु तनु H2SO4 जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ अम्ल की भूमिका निभाएगा, वह ऑक्सीकारक की भूमिका नहीं निभा सकता है, क्योंकि जो सांद्र है वो ही बेटा मध्यम होता है। प्रबल तो है परंतु मध्यम, HNO3 की बराबरी वो नहीं कर सकता है। तो बेटा ये अंतर है HNO3 और H2SO4 में। जैसे कि जिंक की अभिक्रिया करेंगे बेटा कंसंट्रेट H2SO4 से, तो बेटा कंसंट्रेट का मतलब क्या है, सांद्र। क्या करेगा इसका, यह करेगा इसका ऑक्सीकरण कर देगा। ऑक्सीकरण का बेटा जिंक किसमें बेटा 0 में, H2SO4 में सल्फर क्या है बेटा +6 में, क्या होगा बेटा सल्फेट बनेगा। ZnSO4 में क्या जाएगा बेटा, Zn जाएगा बेटा +2 में, SO2 में क्या बेटा क्या +4 में। तो जिंक का हो गया ऑक्सीकरण, सल्फर का हो गया बेटा अपचयन। नेक्स्ट देखो बेटा, कॉपर की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से, कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब सांद्र क्या करेगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक की भूमिका निभाएगा। कॉपर पे क्या चार्ज है बेटा 0, H2SO4 सल्फर पे क्या चार्ज है बेटा +6, क्या जाएगा बेटा कॉपर पे जाएगा बेटा +2, SO2 पे जाएगा बेटा यहां पर +4 चार्ज। नेक्स्ट, अगर सल्फर की अभिक्रिया करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 का, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास में, सल्फर जाएगा बेटा SO2 में, सल्फर खुद जाएगा SO2 में। ये सल्फर क्या बेटा 0 से कहां पर SO2 में यानी कि +4 में चला गया। कंसंट्रेट H2SO4 +6 कहां गया बेटा, ये आपके पास में +4 में। देखो बेटा यहां पर भी वही नियम हो रहा है। सल्फर के पास में हमने क्या नियम सिखाया था, -2, 0, +4 और +6। तो देख सकते हो बेटा वही नियम हो रहा है, -2 वाला 0 में जाएगा, 0 वाला +4 में, +4 वाला +6 में जा रहा है। देख सकते हो बेटा वही नियम यहां पर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा अब यहां पर कार्बन का रिएक्शन करें कंसंट्रेट H2SO4 से, तो कार्बन बनेगा ऑक्साइड, कार्बन जाएगा बेटा 0 से +4 के अंदर, मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और H2SO4 का होगा अपचयन। तो सल्फर जाएगा बेटा +6 से कहां पर बेटा सल्फर के +4 में, इस प्रकार इसका अपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में ये अम्ल की भूमिका ही निभा सकता है, ऑक्सीकरण नहीं करेगा। यदि अम्ल की ही भूमिका निभानी है इसको, तो क्या होगा, यह टूटेगा बेटा H+ और SO4-2 के रूप में। ध्यान देना बेटा, H+ और SO4-2 के रूप में ये विघटित होगा। अब ये जाएगा बेटा धातु के पास, क्या बनाएगा ZnSO4, और गैस क्या देगा बेटा आपको, हाइड्रोजन गैस देगा। गैस क्या देगा बेटा आपको, हाइड्रोजन गैस देगा। कॉपर के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो तत्व जो कि हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, कौन कौन से बेटा, छापा, Cu, Hg, Ag, Pt और Au, ये सभी तत्व जो हैं इनकी अगर आप कभी किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। नोट कर लेना इस बात को, जो छापा तत्व हैं यदि आप इनकी किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। तो बेटा जैसा भी आपने देखा कॉपर के रिएक्शन अगर हम देखते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं बेटा, यहां से देखिए, अगर हम कॉपर के रिएक्शन देखें तो बेटा कॉपर रिएक्शन नहीं करे डाइल्यूट H2SO4 से, क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्शन नहीं होगी बेटा इस प्रकार, कॉपर हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, क्योंकि कॉपर क्या है, छापा में आता है। तो जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे आएंगे वो क्या करेंगे, वो कंसंट्रेट से तो रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट तो उसका ऑक्सीकरण कर देगा, परंतु डाइल्यूट का रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। तो बेटा अभी हम लोग बात कर रहे हैं H2SO4 की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके गुणधर्मों के बारे में देख रहे हैं, और पहले हमने देखा था बेटा उसके ऑक्सीकारक गुण के बारे में, वहां पर हमने देखा किस प्रकार से अभिक्रियाएं करता है वो। अब उसके बाद जो हम अगली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं बेटा, जिसके बारे में पहले ही सुनकर के आ चुके हैं, वो क्या होता है बेटा, इसका निर्जलीकारक होने का गुण होता है। अब बेटा अभी बात पहले ही पढ़ करके आ चुके हैं कि सांद्र H2SO4 जो होता है वो क्या होता है बेटा, निर्जलीकारक की तरह वर्क करता है। आपको ध्यान होगा बेटा हमने पढ़ा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद है ना बेटा आपको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में हमने पढ़ाई करी थी, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, निर्जलीकारक बोलते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन आपको याद होगा, आपने पढ़ा था बेटा चेयरिंग ऑफ शुगर के नाम से। चेयरिंग ऑफ शुगर का रिएक्शन है कि जब हम लोग शुगर को रिएक्ट करेंगे बेटा किससे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो क्या होगा बेटा आपके पास में कार्बन ब्लैक बनेगा। ये क्या है बेटा हमारे पास में, कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन पहले ही देख करके आ चुके, क्योंकि ये क्या करेगा, इसमें से सारा का सारा जल बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा H2C2O4 की रिएक्शन अगर हम करते हैं इसी के साथ वापस सांद्र H2SO4 के साथ, तो बेटा ये रिएक्शन भी आपने वहीं पर देखी थी, आपको याद होगा बेटा, हमने बताया था आपको, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, COOH ये इस तरीके से होता है बेटा, ये इसका H और इसका ये OH, ये चला जाएगा यहां से, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा आपको CO और CO2, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको H2O मिल जाएगा।
जब इसके रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ में बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तब इस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया बताई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, H बंध के कारण सांद्र H2SO4 कम वाष्पशील है। देखो बेटा, अगर हम H2SO4 की संरचना देखें तो H2SO4 में सल्फर के पास में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो है ही सही, साथ में क्या है बेटा, OH OH भी ग्रुप है। अब आप देख सकते हो बेटा कि ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये क्या कर सकता है, बगल में दूसरे H2SO4 के साथ में H बंध का निर्माण कर सकता है। और अगर यहाँ पर H बंध का निर्माण होगा, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल में आपस में एसोसिएशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल जुड़ करके रहेंगे, एक संगठन बन करके रहेगा। तो बेटा उसको वाष्पीकृत करना आसान नहीं है, और इसी की वजह से कमरे के तापमान पर अगर बात करी जाए तो इसके वाष्प बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम वाष्पशील ये होता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, सांद्र H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, इस बात को इसके हम पहले ही देख करके आ चुके हैं, सांद्र H2SO4 एक प्रबल अम्ल होता है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, यह लवणों की दो श्रेणियां बनाता है। एक तो होता है बेटा जैसे कि एग्जांपल की सोडियम सल्फेट एवं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस बात का मतलब क्या है समझिएगा। देखिए, अगर हम H2SO4 की बात करें, हम सभी ये बात जानते हैं कि H2SO4 क्या कर सकता है, 2H+ रिलीज कर सकता है, परंतु शुरुआत में एक ही H+ देगा। ये देगा बेटा पहले आपको H+ और साथ में देगा बेटा आपको एक HSO4- आयन। अब ये जो अगला है हमारे पास में HSO4- आयन, ये आपको देगा बेटा क्या, एक और H+ और साथ में क्या देगा बेटा आपको SO4-2। इस प्रकार से आपको आयन यहां मिलेंगे। अब बात यहां पर यह है कि देखिए बेटा H2SO4 से आपको यहां पर दो प्रकार के ऋणायन मिल रहे हैं, मतलब दो प्रकार के आपको ऑक्सी आयन मिल रहे हैं। तो बेटा ये क्या है हमारे पास में HSO4-, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बोलेंगे इसको। और इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सल्फेट आयन बोलेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, बाइसल्फेट आयन बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो बेटा इस प्रकार से क्या कर सकता है, ये दो प्रकार से ऋणायन का निर्माण कर सकता है। अब जब दो प्रकार से ऋणायन का निर्माण करेगा तो दो ही प्रकार से इसके लवण का निर्माण भी करेगा। जैसे कि ये जो है हमारे पास HSO4, अगर मान लीजिए यहां पर हम लिखें बेटा क्या, NaHSO4, तो एक मिल सकता है हमको NaHSO4 और दूसरा हमें क्या मिलेगा बेटा, एक मिलेगा हमें Na2SO4। तो आप देख सकते हो बेटा Na2SO4 का नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट, और NaHSO4 का नाम क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस प्रकार से ही क्या कर सकता है, दो लवण का निर्माण कर सकता है। अब बेटा आपको ये बात ध्यान देनी है कि लवण जो होते हैं ना बेटा, उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि क्या वह अम्लीय लवण है या नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी लवण का नाम ये बोल रहे हैं कि वह कोई अम्लीय लवण है या नहीं है, तो बेटा अम्लीय लवण को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बेटा अम्लीय लवण को पहचानने के लिए आपको उसके ऑक्सी एनायन, जो हमारे पास में ऑक्सी ऋणायन है, उसको देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा आपको उसके ऑक्सी ऋणायन को, जो हमारे पास में बेटा ऑक्सी ऋणायन बन के आया है, उसके अंदर से यदि और H+ निकाला जा सकता हो, तब उस ऋणायन को हम क्या बोलेंगे बेटा, अम्लीय लवण वाला बोल सकते हैं। जैसे मतलब क्या है इस बात का, फॉर एग्जांपल आप देखिए बेटा HSO4- आयन है, क्या अभी HSO4- में से एक और H+ निकाला जा सकता है? जी हां, निकाला जा सकता है। मतलब HSO4- आयन जो होगा ये अपना एक और H+ अभी त्याग सकता है, और चूंकि अपना H+ त्याग सकता है, H+ दे सकता है, अर्थात ये कैसा लवण बनाएगा, यह एक अम्लीय लवण बनाएगा। ये बात क्लियर है बेटा। ये शब्द आपके सामने बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण होगा। तो ऐसा कोई लवण जिसके अंदर जो ऋणायन वाला पोर्शन होगा, उसके अंदर से अगर आप H+ को और दोबारा निकाल सकें, तब जो वहां पर जो बनेगा उसको क्या बोल सकते हैं हम, अम्लीय लवण बोल सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट आयन एक अम्लीय लवण का निर्माण कर सकता है, परंतु सल्फेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से आप H+ नहीं निकाल सकते हो। इस प्रकार से सिमिलरली बेटा अगर आपसे मान लीजिए बात करें हम, एक आया बेटा हमारे पास में HSO3- आयन, इसका नाम होता है बेटा क्या, इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड आयन, बाइसल्फाइड आयन बोले, या फिर इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड आयन नाम दें, बात एक ही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो क्या ये एक अम्लीय लवण का निर्माण करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें से आप एक और H+ को निकाल सकते हैं। अगर ये एक और H+ देगा तो क्या बनाएगा बेटा आपके पास में SO3-2, जिसका नाम होता है बेटा सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन बोलते हैं बेटा इसको, याद है आपको। इसका मतलब सल्फाइड आयन अब कैसा होगा, सल्फाइड आयन तो अम्लीय लवण नहीं बनाएगा, परंतु ये होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि बेटा हमने यहां पर लिखा NaHSO3, अब NaHSO3 का नाम क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड। तो क्या सोडियम बाइसल्फाइड एक अम्लीय लवण है? जी हां, अम्लीय लवण है। परंतु यदि मैं बनाऊं यहां पर Na2SO3, तो क्या Na2SO3 अम्लीय लवण होगा? जी नहीं, है अम्लीय लवण नहीं होगा। तो बेटा अम्लीय लवण की पहचान कैसे करेंगे, बात समझ में आ गई आपको। तो अम्लीय लवण की पहचान करने के लिए क्या करा जाएगा, हमारे पास जो ऑक्सी ऋणायन हमारे पास बना है उसको चेक करके देखेंगे। यदि वो अभी और H+ त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा तो उसको क्या नाम देंगे बेटा हम,
अम्लीय ऋणायन उसका नाम दे सकते हैं, और इस प्रकार से वो किसी अम्लीय लवण का निर्माण भी कर सकता है। तो बेटा ये वाली बात हमने देखी, यहाँ दो श्रेणी बनाता है। दो श्रेणी कौन कौन सी? एक तो बनेगी हाइड्रोजन सल्फेट की श्रेणी, एक बनेगी हमारे पास में सल्फेट की श्रेणी, जैसे आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए। नेक्स्ट बात करें बेटा, क्वेश्चन आया हमारे पास में, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल संगत लवण तथा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा निर्मित नहीं होता है? बात यहां पर ये कही गई है कि इनमें से ऐसा कौन सा एसिड है जिसको कि हम निर्माण नहीं कर सकते हैं उसके किसी लवण के द्वारा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से। जैसे लेट अस सपोज हम बात करें बेटा HF की, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि क्या हम HF का निर्माण कर सकते हैं सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया करके, किससे? फ्लोराइड के किसी लवण के साथ, जैसे कि NaF के साथ। ऐसे तो बेटा सबको हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर बात करें, अगर हम NaF की अभिक्रिया करें, अगर हम NaF की अभिक्रिया करें कंसंट्रेट H2SO4, क्योंकि यहां पर सांद्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में कंसंट्रेट बोलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यदि ये बेटा यहां पर हम NaCl लें, अगर NaCl की अभिक्रिया करते हैं बेटा किसके साथ में? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा ये हमें देखना है। नेक्स्ट, अगर हम मान लीजिए NaNO3 की अभिक्रिया करें किसके साथ में बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तब हमें क्या मिलेगा इसको देखना है हमें। और मान लीजिए अगर हम यहां पर NaBr लेते हैं या फिर हम NaI लेते हैं, इसकी अभिक्रिया यदि हम करें कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तब हमें क्या मिलेगा ये हमें देखना है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका निर्माण नहीं हो सकता? मतलब देखें, अगर हम यहां पर प्रक्रम देखें तो NaF और कंसंट्रेट H2SO4 की अभिक्रिया से क्या हम HF का निर्माण कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा, परंतु क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं हो सकता, तो जहां पर नहीं होगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अब बेटा एक बात देखो, मैंने आपको क्या समझाया था बेटा कि H2SO4 कंसंट्रेट अवस्था में किस प्रकार से व्यवहार दर्शाता है? अम्लीय तो होता ही होता है, परंतु ये अपना ऑक्सीकारक प्रवृत्ति भी दर्शाता है। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं रेडॉक्स प्रक्रम को हमें समझना चलना होगा, इस तरह से दिमाग में थीम बना करके चलेंगे। अब जब NaF की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से देखेंगे तो बेटा यहां पर क्या है? F के ऊपर माइनस चार्ज है और सल्फर पे क्या चार्ज है बेटा? +6 चार्ज है। क्या सल्फर +6 F माइनस का ऑक्सीकरण कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इनफैक्ट अगर हम F माइनस और Cl माइनस दोनों की बात करें बेटा, तो F माइनस और Cl माइनस ये दोनों का ही ऑक्सीकरण H2SO4 नहीं कर सकता है। देखिए बेटा हमने ये बात सीखा था कंसंट्रेट HNO3 के टाइम में, मैंने आपको बताया था कि सांद्र HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और सांद्र HNO3 भी F माइनस को F2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। तो बेटा इसकी तो बात ही अलग है, ये तो उससे दुर्बल होता है। दूसरी बात, कंसंट्रेट HNO3 जो था, सांद्र HNO3 था, वो Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस को Cl2 Br2 I2 में कन्वर्ट कर देता है। पर यहां पर क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 की ऑक्सीकरण करने की क्षमता HNO3 से कम है, इस वजह से वो Cl माइनस को भी नहीं कर पाएगा। तो बेटा बात यहां पर यह है कि यदि हम F माइनस को ले लें या Cl माइनस को ले लें और अगर इसका रिएक्शन करें हम किसके साथ बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तब यहां ये कुछ भी निर्माण नहीं करेगा, मतलब कि ये इसका ऑक्सीकरण नहीं कर सकता। परंतु हां, यदि हम Br माइनस को ले लें या I माइनस को ले लें और इसका अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो बेटा इनका ऑक्सीकरण करना बहुत आसान है। इनका ऑक्सीकरण करना बहुत आसान होता है, ये इनका बहुत आसानी से ऑक्सीकरण कराया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा? एक अच्छे अपचायक होते हैं। इनके अपचायक होने का गुण जो है, ये बात आप पहले ही सीख करके आ चुके हैं, मैंने आपको सिखाया था बेटा, आपको ध्यान होगा शुरुआत में आपको ये बात पढ़ाई जा चुकी है। तो बेटा इसके बारे में Br माइनस I माइनस के बारे में आप लोग देखकर आ चुके हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव के अंदर मैंने पढ़ाया था बेटा आपको कि Br माइनस और I माइनस इनको हम प्रबल अपचायक की श्रेणी में रखते हैं और Cl माइनस और F माइनस दुर्बल अपचायक की श्रेणी में आते हैं। तो चूंकि ये दोनों प्रबल अपचायक हैं और कंसंट्रेट H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो प्रबल अपचायक और प्रबल ऑक्सीकारक बहुत आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे और यहां पर ये क्या करेंगे बेटा? अपना ऑक्सीकरण करके Br2 तथा I2 में परिवर्तित हो सकते हैं। तो बेटा ये हमें दिमाग में सोच करके चलना है। बात क्लियर है? अब आप देखो बेटा, NaF का अभिक्रिया अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 से करेंगे तो क्या होगा बेटा? तब F माइनस का ऑक्सीकरण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, मतलब कि इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? ये ब्रेक होगा Na के ऊपर प्लस F माइनस, ये टूटेगा बेटा कैसा? H प्लस और SO4 माइनस 2। डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, कैसे ब्रेक होगा ये? H प्लस और SO4 माइनस 2, ऐसे ब्रेक कर देंगे। माइनस जाएगा प्लस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, किसका निर्माण होगा? यहां पर एक तो मिलेगा हमको HF और साथ में क्या मिलेगा बेटा हमको? Na2SO4। इसका मतलब इस प्रक्रम के द्वारा तो HF का निर्माण कराया जा सकता है। तो जी हाँ, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है कि नहीं कर सकते। अगला, सेम टू सेम NaCl का अभिक्रिया अगर हम करते हैं यहां पर, तो NaCl का रिएक्शन H प्लस SO4 माइनस 2 के साथ क्या क्या बनेगा बेटा? ये जाएगा हमारे पास में एक तो HCl और साथ में क्या बना लेगा हमको? ये
Na2SO4 का निर्माण कर लेगा। अच्छा, इसकी अगर बात करें बेटा NaNO3 माइनस की अगर बात करें तो ये क्या होगा बेटा Na प्लस और NO3 माइनस के रूप में होगा। अब NO3 माइनस में नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 में बैठा हुआ है, ये तो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा हुआ है, तो ये तो इसका अपचयन कर नहीं सकता। ये भी प्रबल ऑक्सीकारक है, ये भी प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक और प्रबल ऑक्सीकारक के अंदर कोई रेडॉक्स प्रक्रम नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और ये रिएक्शन बेटा पहले ही देख करके आ चुके हैं HNO3 के विरेचन में। आपको याद होगा हमने पढ़ाया था आपको प्रयोगशाला विधि द्वारा HNO3 का विरेचन किस प्रकार से करा जाएगा। तो बेटा देखिए यहां पर भी क्या होगा, प्लस और माइनस की रिएक्शन होगी। Na प्लस और NO3 माइनस ये होगा बेटा H प्लस और HSO4 माइनस आयन के रूप में, क्योंकि ये कंसंट्रेट रूप में है। माइनस जाएगा प्लस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, क्या क्या मिलेगा बेटा हमको, एक मिलेगा बेटा हमको HNO3 और एक क्या मिलेगा बेटा हमको यहां पर, एक मिलेगा हमको NaHSO4, ये मिलेगा बेटा हमको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये अभिक्रिया पहले ही देख करके आ चुके हैं। अब यदि आप NaBr और I माइनस को लेकर के आते तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर जो Br माइनस और I माइनस है, ये Br माइनस और I माइनस क्या करेंगे बेटा, प्रबल अपचायक की भांति कार्य करेंगे। ये प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक कंसंट्रेटेड SO4 की उपस्थिति में क्या होगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा Br2 I2 में। तो यदि हम NaBr को लेकर के आएंगे तो बेटा हमें यहाँ पे Br2 मिलेगा, और यदि हम NaI को लेकर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर I2 मिलेगा, और साथ में हमारे पास यहाँ क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये तीनों ही प्रक्रम के बारे में आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही प्रक्रम नॉर्मल रिएक्शन है, दीज आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। पर ये जो लास्ट में रिएक्शन लिखी है बेटा, ये क्या होगी हमारे पास में, एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पर Br माइनस और I माइनस का होगा ऑक्सीकरण, और सल्फेट H2SO4 में सल्फर जो +6 में है उसका होगा बेटा अपचयन। आप देख सकते हो बेटा Br माइनस -1 से जाएगा 0 में, I माइनस जाएगा -1 से 0 में, सल्फर SO4 -2 से +6 से जाएगा बेटा कहां पर, +4 में चला जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहां पर इस प्रक्रम के द्वारा, इन लवणों के द्वारा इनके करस्पॉन्डिंग अम्लों का निर्माण नहीं कर सकते। तो बेटा संगत अम्ल, संगत लवण तथा सांद्र SO4 की परिस्थिति में कौन निर्माण नहीं होगा बेटा, डी ऑप्शन, इसका HBr और HI का निर्माण नहीं हो सकता है। बात क्लियर होगी बेटा, आपको आंसर क्या जाएगा हमारे पास में, यहां पर डी ऑप्शन जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम दिमाग में सोच करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल NaI से HI के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा अम्ल को हम NaI से HI के निर्माण में प्रयोग करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि NaI की रिएक्शन अगर हम करें किसी के साथ में, जिससे हमें क्या मिल जाए बेटा, HI मिल जाए। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है कि अम्ल लेना है हमें। अब NaI में आपको ये बात देखने पड़ेगी कि I माइनस जो है ये कैसा है बेटा, ये एक प्रबल अपचायक है। ये क्या है बेटा, एक प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक होने का मतलब क्या हो गया है कि ये तो तैयार बैठा है अपना नेगेटिव चार्ज रिलीज करने के लिए। I माइनस जो है प्रबल अपचायक है। इसको तो बगल में यदि कोई एक नॉर्मल सा अच्छा खासा, अगर आपको इसको प्रबल ऑक्सीकारक मिल गया, कोई अच्छा खासा अगर इसको ऑक्सीकारक मिल गया तो फटाफट से अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर लेगा। और यदि अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर लेगा तो HI ना बन करके I2 बनेगा। अब हमें HI चाहिए, I2 नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें क्या सोचना होगा कि हमें NaI से एक ऐसे अम्ल की अभिक्रिया करवानी होगी जिसके अंदर अम्लीय गुण होगा, उसका ऑक्सीकारक गुण बहुत ही दुर्बल होगा। ये बात हमें सोच कर चलनी। बात समझ आ गई बेटा आपको कैसे, NaI की अभिक्रिया हमें एक ऐसे अम्ल से करवानी पड़ेगी जिसका ऑक्सीकारक गुण बहुत ही निम्न होगा, क्योंकि यदि उसमें थोड़ा बहुत भी ऑक्सीकारक गुण अगर अच्छा मिल गया हमको तो फटाफट से I माइनस क्या करेगा, वहां पर अपना ऑक्सीकरण करके I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि हमें I2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, HI चाहिए। इसका मतलब हमें यहां पर क्या चाहिए बेटा, एक ऐसा चाहिए जो कि क्या होगा, एक दुर्बल ऑक्सीकारक अम्ल होगा। ये हमें दिमाग में सोच करके चलना है कि यहां पर क्या होना चाहिए, एक दुर्बल ऑक्सीकारक अम्ल होना चाहिए। एक दुर्बल ऑक्सीकारक अम्ल को हम यहां पर सर्च करेंगे। अब हमें जो ऑप्शन दिए हुए उसको आप देखते हैं बेटा, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, ये दोनों तो भैया प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये तो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये तो तैयार बैठे हैं सामने वाले का ऑक्सीकरण करने के लिए। तो आप जैसे ही इनको इनके मिलाओगे यहां तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। परंतु यदि सांद्र H3PO4 की बात करें बेटा, तो बेटा सांद्र H3PO4 जो होता है इसका ऑक्सीकरण करने की क्षमता बहुत दुर्बल होती है, और इस प्रकार से इसमें क्या होगा बेटा, ये अपना अम्लीय गुण दर्शा सकता है। तो चूंकि ये अपना अम्लीय गुण दर्शा सकता है, इसका मतलब यहां पर हम क्या बात बोल सकते हैं, यहां पर ये बात बोल सकते हैं कि ये अपना यहां पर अम्लीय गुण ही दिखाएगा, ऑक्सीकारक वाला गुण नहीं दिखाएगा। तो ऐसे कैसे बता सकते हैं बेटा कि यदि हम NaI की अभिक्रिया करते हैं H3PO4 के साथ में, तब यहां पर क्या होगा, एसिड और वाली रिएक्शन होगी, मतलब प्लस और माइनस की रिएक्शन होगी, बनेगा बेटा हमारे पास में Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, और साथ में HI का निर्माण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H3PO4 क्या बेटा, अति दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अति दुर्बल ऑक्सीकारक एजेंट के नाम से इसको बताए थे। तो बेटा इस बात को भी याद रखेंगे आप कि यदि हम यहां पर ऑक्सीकरण क्षमता के बारे में बात करते हैं तो सबसे अच्छी ऑक्सीकरण क्षमता किसके बारे में बोलेंगे। यदि हम ऑक्सीकरण क्षमता के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी ऑक्सीकरण क्षमता बेटा किसकी होगी, HNO3 की, जो हमको मेन पढ़ने हैं। बहुत सारे होते हैं हमको जो मेन ध्यान देने, HNO3 की होगी।
उससे कम होगी बेटा किसकी, H2SO4 की, और उससे कम किसकी होगी बेटा, H3PO4 की होगी। ये देखिए बेटा मेन बात। अब देखो बेटा कुछ और एसिड के बारे में हम लोग बात करते हैं। HNO3 की बात करी जाए, H2SO4 की बात करी जाए। देखिए बेटा HNO3 के बारे में आपने देखा था कि दो प्रकार से देखते हैं, कौन कौन से, मेनली हम इन दोनों के बारे में देखेंगे और आगे चल के हमारे पास में HCl भी आएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यदि HNO3 की अगर हम बात करें, यदि हमारे पास ये सांद्र अवस्था में हुआ या फिर हमारे पास ये तनु अवस्था में हुआ, तो दोनों ही केस के अंदर ये क्या है, देखिए बेटा अम्ल तो है ये सब अम्ल तो है, तो ये सब के सब क्या करेंगे, अपना अम्लीय व्यवहार तो दर्शाएंगे। तो अम्ल को नहीं बता रहा हूं मैं, तो अगर मैं यहां बात जो लिख रहा हूं आपसे क्या बोल रहा हूं, वो उसका ऑक्सीकारक होने या नहीं होने के बारे में बात करेंगे। तो क्या ये एक ऑक्सीकारक की भूमिका निभाएगा, जी हां ये ऑक्सीकारक होगा। क्या तनु HNO3 भी ऑक्सीकारक होता है, जी हां ये भी ऑक्सीकारक होता है। तो HNO3 की यदि बात करें तो चाहे वो सांद्र अवस्था में हो चाहे वो तनु अवस्था में हो, वो ऑक्सीकारक की भूमिका निभाएगा। H2SO4 की यदि बात करें, यदि वह सांद्र अवस्था में होता है तब वह एक ऑक्सीकारक की भूमिका निभाता है, परंतु यदि वह तनु अवस्था में होगा तब वह ऑक्सीकारक की भूमिका नहीं निभाएगा, वह सिर्फ और सिर्फ अम्ल की भूमिका निभा सकता है। और H3PO4 में तो आपने देख ही लिया बेटा। सिमिलरली बेटा आगे चल के हमारे पास में एक अम्ल और आएगा जिसका नाम होगा बेटा HCl होगा बेटा हमारे पास में HCl के बारे में बात करें बेटा, जानते सभी लोग इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसको म्यूरेटिक एसिड भी नाम दिया जाता है, आगे चल के देखेंगे आप। ये भी हमारे पास में दो अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा बेटा, ये हमारे पास होगा बेटा कौन सी अवस्था में, या तो सांद्र अवस्था में होगा और या फिर ये हमारे पास में तनु अवस्था में होगा। और दोनों ही केस में ये कहीं पर भी ऑक्सीकरण अपनी नहीं दिखा सकता है, ऑक्सीकारक वाला व्यवहार नहीं दिखाएगा, केवल और केवल अम्ल ही दिखाएगा। तो बेटा दोबारा बता रहा हूं, ये सबके सब अम्ल हैं, तो अम्ल तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अभी हमने यहां पर बात करी है इसके ऑक्सीकारक गुण के बारे में। तो HNO3 चाहे तनु हो चाहे सांद्र हो चाहे तनु हो, ऑक्सीकारक होगा। H2SO4 यदि सांद्र है तभी ऑक्सीकारक होगा, यदि दुर्बल होगा तब वो सिर्फ और सिर्फ अम्ल की भांति कार्य करेगा। और यदि हमारे पास में HCl आ जाएगा, वो सांद्र अवस्था में होगा चाहे वो हमारे पास तनु अवस्था में हो, वो दोनों ही केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अम्ल का व्यवहार ही दर्शाएगा। ये कुछ छोटी सी बात है बेटा, इसको आप नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, क्या उपयोग हो सकता है H2SO4 का, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका उपयोग होता है। उर्वरक के निर्माण में, मतलब कि फर्टिलाइजर जो बनते हैं, अमोनियम सल्फेट एवं सुपर फॉस्फेट इत्यादि बनाने में काम आता है बेटा। HCl Cl2 से गैसों के शुष्क कारक के रूप में। अब बेटा शुष्क कारक के रूप में क्यों काम आता है ये आप समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र H2SO4 एक निर्जलीय कारक की भूमिका निभाता है। तो चूंकि Cl2 और HCl दोनों ही अम्ल हैं और अम्ल होने की वजह से ये H2SO4 से अभिक्रिया तो करने से रहे, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां पर अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाएगा, यहां पर क्या करेगा, वो इसके साथ में निर्जलीय कारक की भूमिका निभाएगा। यदि आपको उनको शुष्क करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा बैटरी के बारे में बेटा आपने सुना होगा, सेकेंडरी बैटरी होती है जिसको कि हम लोग घरों पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों पे जो इन्वर्टर लगे होते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरी लगती है बेटा, इन्वर्टर होता है ना बेटा हमारे पास में, यूपीएस जो घर पे लगा होता है, तो वो जो यूपीएस हमारे घर पे लगा होता है उसमें जो बैटरी डलती है बेटा वो लेड की बैटरी होती है, जहां पर की कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। आपने इस रिएक्शन के बारे में सुना भी होगा, इस बात को आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते बेटा। तो उन सब बातों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आपको इसका एप्लीकेशन, इसके यूज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर। देखिए बेटा पी ब्लॉक चैप्टर की अगर बात करें तो पी ब्लॉक चैप्टर के बारे में एनसीईआरटी में कुछ डिस्क्रिप्शन अलग से दे रखा है, जिसको अगर हम यहाँ पे सेपरेटली स्टडी करें तो बेटा मेन पॉइंट क्या निकल करके आते हैं, उनको मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट, CO2 कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि अपचायक की भांति कार्य नहीं कर सकता। तो CO2 कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात अपचायक की भांति कार्य क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि CO2 में कार्बन पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है जो कि उसका उच्चतम चार्ज है। कोई भी तत्व यदि अपने उच्चतम में बैठा होगा तब वह सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकरण कर सकता है, अपचयन तो नहीं कर सकता। इसका मतलब CO2 कभी भी इसका ऑक्सीकरण, कभी भी किसी का अपचयन नहीं कर सकता। दूसरी बात, O2 परिवार के मोनोहैलाइड द्विलक के रूप में अस्तित्व रखते हैं तथा आसानी से विश्वानुपातीकरण अभिक्रिया देते हैं। जैसे कि O2F2 के बारे में हम लोग देख करके आ चुके बेटा, संरचना बताई थी मैंने आपको, H2F2 H2Cl2 H3Cl2 इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है बेटा, आधी खुली हुई किताब की संरचना है। ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं, तो इस पॉइंट को आप नोट करके चलिएगा बेटा। मतलब क्या है बेटा, मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड का मतलब जैसे कि OF क्या है बेटा, मोनोहैलाइड है। O का मोनोहैलाइड कौन है बेटा, OF। ये क्या करेगा बेटा, अपने आप को दोगुना कर लेगा, क्या बना लेगा बेटा, O2F2। अब इसके बारे में आप ऑलरेडी देख करके आ चुके हैं कि क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, संरचना क्या होती है, उसी पॉइंट को यहां पर बताया गया है। जैसे कि बेटा Ac2Cl2 बन गया, ये हमारे पास O2F2 बनेगा सेम टू सेम तरीके से। अब रिएक्शन ये है कि Ac2Cl2 जो होगा वो क्या करेगा बेटा, अपना विश्वानुपातीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है बेटा, विश्वानुपातीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा Ac2Cl2 में सेलेनियम पर आवेश है बेटा यहाँ पर +1, तो ये क्या करेगा बेटा, आगे की ओर जाएगा, सेलेनियम पे जाएगा बेटा +4 के अंदर, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया, और यह चला जाएगा बेटा 0, मतलब इसका अपचयन हो गया। तो जब एक ही अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो जाए और अपचयन भी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम,
विषमानुपातीकरण अभिक्रिया, और विषमानुपातीकरण अभिक्रिया एक फर्दर एग्जांपल ही है बेटा किसका, रेडॉक्स प्रक्रम का। तो बेटा ये सब बातें कुछ एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, O2F2 तथा OF2 अच्छे फ्लोरीनीकरण कारक होते हैं। बेटा ये वाला यूज इसका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले यूज के आधार पर एग्जाम में एक बार सवाल पूछा जा चुका है, इसको आप नोट करके चलेंगे। देखिए बेटा, अच्छे फ्लोरीनीकरण कारक होते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम, PU का मतलब क्या बेटा, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम के बारे में आपने सुना होगा। प्लूटोनियम क्या होता है बेटा, एक रेडियोधर्मी तत्व होता है, जिसका कि इस्तेमाल करते हैं बेटा कहां पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना बेटा, जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे पावर प्लांट लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर बेटा प्लूटोनियम, थोरियम ऐसे एलिमेंट का यूज करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं। तो प्लूटोनियम जो हमें मिलता है वो अगर हमें अशुद्ध रूप में है, जैसे कि मान लीजिए कभी प्लूटोनियम का आपने उपयोग कर लिया, प्लूटोनियम का आपने मान लीजिए उपयोग कर लिया, तो उपयोग करने के बाद आपके पास वेस्ट बच गया। अब प्लूटोनियम कैसे प्रकृति का है, रेडियोधर्मी प्रकृति का है, और रेडियोधर्मी प्रकृति का होने का मतलब क्या हो गया कि ये विकिरण निकालेगा, जिसको अगर कोई लिविंग सब्सटेंस कांटेक्ट में अगर आता है, जैसे अगर ह्यूमन से कांटेक्ट में आ गया, तो वहां पर क्या कर देगा बेटा, म्यूटेशन कर देगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है बेटा, प्लूटोनियम को पूरी तरीके से निष्कासित करना होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास में कुछ बाद में रेसिड्यू बच गया, पूरा रिएक्शन खत्म होने के बाद कुछ कंटेंट बच गया, इसमें प्लूटोनियम अभी मौजूद है, तो उसमें से सारे प्लूटोनियम को निकालना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, क्योंकि प्लूटोनियम महंगा आएगा, तो सभी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि एनवायरमेंट के हिसाब से वो एक हैजार्डस मटेरियल है, मतलब कि वो क्या करेगा, हमें तकलीफ दे सकता है एनवायरमेंट के हिसाब से। तो हमें क्या करना होता है बेटा, यहां पर सभी प्लूटोनियम को बाहर निकालने के लिए, ताकि कोई भी प्लूटोनियम का अवशेष ना बचा रहे, उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, यहां पर O2F2 का प्रयोग करते हैं। जब प्लूटोनियम का बेटा O2F2 से प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कर बेटा, बहुत अच्छे फ्लोरीनीकरण काम करता है। अच्छा फ्लोरीनीकरण करेगा मतलब क्या करेगा, प्लूटोनियम में फ्लोरीन को जोड़ देगा और बनाएगा बेटा क्या, PuF6। अब इससे शुद्ध प्लूटोनियम को ऑब्टेन करना बहुत आसान होता है। तो बेटा ये प्रक्रम यूज होता है बेटा कहां पर, फ्लोरीनीकरण के अंदर, स्पेशली इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर वेस्ट बन जाता है, वहां से प्लूटोनियम को दोबारा ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया बेटा। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एनरिचमेंट ऑफ प्लूटोनियम। क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट। मैं बता रहा हूं बेटा आपको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनरिचमेंट। एनरिचमेंट ऑफ प्लूटोनियम भी इसको कहा जाता है बेटा, एनरिचमेंट ऑफ प्लूटोनियम। तो बेटा एनरिचमेंट ऑफ प्लूटोनियम या फिर कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से करते हैं बेटा, O2F2 अथवा OF2 के द्वारा करते हैं, क्योंकि ये अच्छे फ्लोरीनीकरण प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, Ac2Cl2 को रबड़ के वल्कनीकरण में उपयोग में लेते हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं और आप वहां पॉलीमर चैप्टर भी पढ़ते हैं। तो बेटा पॉलीमर चैप्टर में आपको पढ़ाते हैं बेटा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो बेटा वल्कनाइजेशन मतलब वल्कनीकरण में, तो वल्कनीकरण जो रबड़ का होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं बेटा, H2Cl2 का प्रयोग करते हैं। तो बेटा इस प्रकार से हमारे पास में ऑक्सीजन फैमिली यहां पर समाप्त हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, वर्ग संख्या 16 के बाद अब हमारे पास अगला आता है बेटा वर्ग संख्या 17। हेलोजन फैमिली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। वर्ग संख्या 17 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलोजन फैमिली। देखिए बेटा हेलोजन फैमिली की अगर बात करें तो बेटा हेलोजन फैमिली का मतलब क्या होता है, जिससे कि हेलो और जन, हेलो का मतलब होता है बेटा लवण और जन का मतलब जनरेशन करने वाला, तो जिनसे लवण का निर्माण होता है। इस बात को पहले ही आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ करके आ चुके हैं बेटा। वर्ग संख्या 17 के तत्व होते हैं। अच्छा, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, NH2NP5 होता है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जानते हैं बेटा आप ये सब बातें। तत्व कौन कौन से होते हैं, सदस्य क्या क्या बेटा इसके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये तो आप तत्व जानते ही हैं। नया तत्व है बेटा आपका सामने TS, टेनेसिन, इसको आप याद रख के चलेंगे। अगला ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है बेटा, तो अधिकतम +7, क्योंकि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो +7 तक जा सकता है, और न्यूनतम में -1 तक ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार ये -1 से लेकर के +7 तक की रेंज दिखा सकता है। नेक्स्ट, यह तत्व अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो वर्ग संख्या 16 के अंदर और 15 के अंदर भी आपने देखा था अपर रूपता आती है, 14 में भी देखा था आपने आती है बेटा अपर रूपता। वहां पर बेटा वर्ग संख्या 13 में बोरोन वगैरह भी अपर रूपता दर्शाते हैं। उसके बारे में हमने पढ़ाई नहीं करी थी, हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु हमने ये देखा था बेटा बोरोन जो होता है क्रिस्टलीय रूप में और अक्रिस्टलीय रूप में होता है। परंतु वर्ग संख्या 17 की अगर बात करी जाए तो यहां कोई भी तत्व अपर रूपता एलोट्रोपी प्रदर्शित नहीं करेगा, याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट बात, यह श्रृंखलन प्रदर्शित नहीं करते। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है बेटा, इनका आपस में जुड़ जाना, अटैच होना। जैसे कार्बन 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 जुड़ रहा था, सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन कार्बन, या सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, फास्फोरस फास्फोरस जुड़ रहा था, सल्फर सल्फर जुड़ रहा था, उस प्रकार से जुड़ नहीं सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं देखा जाएगा श्रृंखलन का। नेक्स्ट पॉइंट, F2Cl2 गैसीय तत्व है, Br2 द्रव तथा I2 ठोस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझिएगा। देखिए बेटा अगर हम बात करें F2 के बारे में, देखिए अगर हम बात करें बेटा पर F2 के बारे में, F2 की अगर बात करी जाए, देखिए F2 ये है हमारे पास में F2 Cl2 Br2 और I2। देखिए बेटा F2 Cl2 के बारे में अगर बात करें तो ये कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये गैस अवस्था में होते हैं।
ब्रोमीन की अगर बात करें तो ये रूम टेम्परेचर बेटा लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, द्रव अवस्था में होता है, और आयोडीन तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण है बेटा इसके अंदर पे इसका द्रव्यमान। देखिए जैसे से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे लगातार द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान अगर बढ़ेगा, द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो द्रव्यमान बढ़ने पर क्या होगा बेटा, यहां पर लगातार क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एसोसिएशन है, जो मॉलिक्यूल का संगठन है वो बढ़ेगा, और संगठन बढ़ने पर क्या होगा बेटा, उनके अंदर वॉन डेर वाल फोर्स की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसके कमरे के तापमान पर इकट्ठा होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो जिसका मास अधिक है वो सबसे अधिक इकट्ठा होकर के रहेगा, अर्थात वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहेगा। जिसका मास थोड़ा सा कम हुआ वो थोड़ा कम इकट्ठा होकर के रहेगा, वह वॉन डेर वाल फोर्स की मात्रा कम हो जाएगी। इसका मतलब वो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में रहेगा। और जिनका मास एकदम ही कम है तो बेटा वो क्या होंगे, वहां पर एसोसिएशन जो संगठन है बहुत ही कम होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, और उनका मास भी कम है, वॉन डेर वाल फोर्स की मात्रा भी कम है, इसलिए वो क्या होंगे बेटा, गैसीय अवस्था में होंगे। इस प्रकार से बेटा यहां पर बातें समझाई जा सकती है। तो बेटा इसके पीछे रीजन क्या है, इसके अंदर वॉन डेर वाल फोर्स का होना। वॉन डेर वाल फोर्स जो होते हैं, देखो बेटा वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है, वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है वो समानुपाती होता है बेटा किसके, आणविक भार के, आणविक भार के समानुपाती होता है। जिसका वो आणविक भार की मात्रा अधिक होगी उसी की वॉन डेर वाल फोर्स की मात्रा भी अधिक होती है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो क्वथनांक होगा या गलनांक होगा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसी के मायनों में आपको कुछ और बातें भी समझाई जाएंगी आगे चल के, एक एक करके देखेंगे बेटा। देखिए नेक्स्ट, हैलोजन अणुओं का रंग होमो से लूमो की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण होता है। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने बताने वाले हैं, बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा। देखो बेटा हैलोजन के अणु जो होते हैं जैसे F2, Cl2, Br2 और I2, इनमें कलर होते हैं बेटा। जैसे F2 येलो कलर का होता है, Cl2 ग्रीनिश येलो होता है, Br2 रेडिश होता है कलर का, रेडिश कुछ कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और आयोडीन I2 वायलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ये रंग आ क्यों रहे, इसके पीछे रीजन है बेटा होमोलूमो ट्रांजिशन। अब होमोलूमो क्या होता है बेटा समझिए। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए हम आपसे F2 के बारे में बात करें, ध्यान समझिएगा, F2 के बारे में अगर बात करें, अगर F2 का हम एमओ डायग्राम लिखें, इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, तो देखो बेटा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, इसके बाद में क्या आएगा बेटा हमारे पास में पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहां पर 2 और यहां पर 2, लास्ट में क्या जाएगा बेटा हमारे पास में पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये होगा बेटा। अब देखो बेटा यहां पर कितने, 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 2 14, 15 16 17 18 18, ये चलेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन हमने भर्ती कर दिया। यही विन्यास हमने यहां पर लिखा हुआ है। हम आपको एग्जाम्पल जो बता रहे हैं बेटा वो किसका बता रहे हैं आपको, अभी F2 का बता है। F2 की तरह ही बेटा Cl2 का होता है, Br2 का होता है, I2 का होता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसी प्रकार से उसका डायग्राम बनाया जा सकता है। यहां पर बात ही है। अब देखिए बेटा बात क्या है, F2 की यदि हम बात करें तो F2 के अंदर बेटा केंद्र में परमाणु कितने बेटा, केंद्र के अंदर नाभिक में कितने बेटा हमारे पास प्रोटॉन कितने, 9, इलेक्ट्रॉन में कितने बेटा 9। आपको ध्यान होगा कि द्वितीय आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर सबसे छोटा आकार हमें किसका मिला था बेटा, F2 का, फ्लोरीन का मिला था। फ्लोरीन का हमें आकार छोटा मिला था, याद है आपको, क्योंकि यहां पर Z इफेक्टिव की मात्रा सर्वाधिक थी। तो बात यहां पर यह है कि क्योंकि यहां पर Z इफेक्टिव की मात्रा बहुत उच्च है, इस वजह से नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर अधिक जो आकर्षण है बहुत अधिक मात्रा में है। उससे क्या होता है बेटा कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक होते हैं, तो वहां जो कोश होते हैं वो भी नजदीक होते हैं। अगर कोश नजदीक है तो कोश में जो ऊर्जा का स्तर है उसमें अंतर काफी कम होता है। अब बात यहां पर यह है कि जब हम F2 का विन्यास लिखा हमने, तो उसको अगर हम एमओ डायग्राम बताए तो वो किस तरह बनेगा, ये देखिए बेटा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इस प्रकार में पूरा लिख दिया। बात यहां पर यह है कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py जो कि हमने अंत में लिखा, ये दोनों, इन दोनों में और इसका जस्ट बाद आने वाला जो है सिग्मा स्टार 2pz, इसके ऊर्जा स्तर में काफी कमी होती है। और कमी क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर Z इफेक्टिव की मात्रा बहुत उच्च है। Z इफेक्टिव मात्रा उच्च होने की वजह से क्या होगा बेटा, वहां पर जो कोश होंगे और उपकोश होंगे बहुत नजदीक होंगे, तो यहां पर इसमें अंतर काफी कम है। और अंतर काफी कम होने की वजह से चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन अभी युग्मित अवस्था में है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां की ओर वापस जा सकते हैं। जब ये ऊपर की ओर ऊर्जा ग्रहण करके जाएंगे तो वापसी में नीचे भी आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर की ओर जाएगा और वापसी में नीचे की ओर आएगा, और वापसी में नीचे की ओर आने पर अगर ये कोई फोटोन एमिट करता है जिसका तरंग दैर्ध्य हमारे विजिबल रीजन में लाई करता है, तब आपको वहां पर कलर दिखाई देगा। तो बेटा ऐसा कहां होता है, F2 में होता है, Cl2 में होता है, Br2 में होता है और I2 में होता है। तो बेटा यहां पर हर किसी के केस में यही होता है, सभी हैलोजन के परमाणुओं में, सभी हैलोजन के अणुओं में यही होता है
कि जैसा भी हमने पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में और सिग्मा स्टार 2pz में अंतर देखा, अंतर काफी कम है और अंतर कम क्यों? जेड इफेक्टिव की वजह से। सेम टू सेम केस Cl2 Br2 I2 के केस में होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत आसानी से ऊपर की ओर स्थानांतरित कूद करके जाएगा। जब वापसी में नीचे की ओर आएगा, जब वापसी में नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा बेटा? फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन का वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य जो होगा वो विजिबल रीजन में लाई करेगा और हमें इसलिए क्या होगा? यहाँ पे कलर दिखाई देगा। ऐसे बेटा यहाँ पर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ये रीजन होता है बेटा क्या कलर दिखने। इसको क्या बोलते हैं बेटा? होमो लूमो ट्रांजिशन, होमो लूमो स्थानांतरण। बेटा होमो का मतलब क्या है? सुनिएगा ध्यान से। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ में आ गया बेटा आपको? आणविक कक्ष, वह जो सबसे उच्चतम है जिसमें ऑक्यूपाई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट कर लेना बेटा। लूमो का मतलब क्या है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम बेटा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो का मतलब है बेटा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो उच्चतम है, जो कि ऑक्यूपाइड में भरा हुआ है। और लूमो का मतलब क्या बेटा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, मतलब कि निम्नतम वो जो कि अनऑक्यूपाइड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया हुआ है। तो बेटा यहां पर क्या है? होमो से लूमो में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, इसलिए इसमें क्या बेटा? कलर आता है। इसको नोट करके चलेंगे आप। नेक्स्ट बात, कलर क्या क्या होता है? जैसे बताया मैंने आपको, F2 का पीला होता है, Cl2 का बेटा हरापन लिए हुए पीला होता है बेटा, ग्रीनिश येलो बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में। Br2 का बेटा लाल भूरा रेडिश ब्राउन बोलते हैं बेटा इसको। और I2 का क्या होता है बेटा? बैंगनी होता है। तो बेटा ये कलर याद रख के चलेंगे आप। ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे इनके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रीजन क्या है बेटा? मैं समझा दिया आपको होमोल्यूमो, और उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? जेड इफेक्टिव, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो बेटा इस प्रकार से यहां पर समझ सकते हैं कि रंग क्यों आता है हैलोजन्स में। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, सभी हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील हैं। यह धातु तथा अधातु के साथ में हैलाइड बनाते हैं। जानते बेटा आप सभी लोग लवण का निर्माण कर लेते हैं। NaCl बन गया, CaCl2 बन गया, Na बन गया, Ki बन गया। तो बेटा ये सभी क्या है? वो बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि इनको बस एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इनकी विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी काफी अधिक होती है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक देखी जाती है। नेक्स्ट बात, F2 प्रबल ऑक्सीकारक है तथा यह अन्य हैलाइड आयन को विलयन में तथा ठोस अवस्था में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए बेटा बात क्या है, अगर हम ऑक्सीकरण के देखें क्रम, ऑक्सीकरण का अगर हम क्रम देखें, तो ये बात भी मैं आपको पहले ही बता करके आ चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। ऑक्सीकरण के क्रम में क्या होता है बेटा? F2 का सर्वाधिक है, फिर Cl2, फिर Br2 और अंत में क्या आता है बेटा? I2। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? हैलोजन के लिए। इनमें F2 और Cl2 ये क्या आते हैं बेटा? हमारे पास में प्रबल ऑक्सीकारक की श्रेणी में आते हैं। और Br2 और I2 क्या आते हैं बेटा? हमारे पास में दुर्बल ऑक्सीकारक की श्रेणी में आते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक की श्रेणी में आते हैं। तो बेटा F2 अगर कभी है यहां पर, तो बेटा F2 क्या है बेटा? प्रबल ऑक्सीकारक है और अन्य हैलाइड आयन को विलयन में तथा ठोस अवस्था में ऑक्सीकृत कर देगा। मतलब क्या इस बात का बेटा? देखेंगे, अभी रिएक्शन बताएंगे आपको इसके बारे में। सामान्यतः एक हैलोजन उच्च परमाणु क्रमांक वाली हैलोजन को ऑक्सीकृत करता है। जैसे कि बात करें F2 का रिएक्शन करें X माइनस से, अभी X माइनस क्या बेटा? Br माइनस या Cl माइनस या I माइनस, ये कोई भी हो सकता है। तो क्या फ्लोरीन इससे अभिक्रिया कर सकता है? तो बेटा सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात लेकर के चलें। चूंकि F की ऑक्सीकरण करने की क्षमता अधिक है, F2 चाहता है अपने ऊपर नेगेटिव रखना। F2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप समझे दिमाग में इस तरीके से। तो फ्लोरीन चाहता है इसका ऑक्सीकरण करना F2 का, तो F2 सभी हैलोजन का, इसको क्लोरीन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। तो सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, क्या बनेगा बेटा? F माइनस और साथ में क्या बना देगा बेटा? उसका हैलोजन का इस तरह से बना देगा। तो क्या करेगा बेटा? ऑक्सीकरण कर देगा। नेक्स्ट, Cl2 के अगर हम देखें X माइनस से, तो Cl2 भी ऐसा कर सकता है। किसके साथ में? Br माइनस के साथ में, I माइनस साथ में, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण करने की क्षमता अच्छा है। पर क्या Cl2 F माइनस से इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा? अगर मैं ऐसा रिएक्शन लिखूं कि क्या Cl2 को मैं F माइनस लिखूं, क्या इससे मुझे F2 और Cl मिल पाएगा? क्या मुझे मिल सकता? नहीं। क्या फ्लोरीन से नेगेटिव छीनने की औकात है क्लोरीन की? नहीं है, बिल्कुल नहीं छीन सकता बेटा। फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। क्लोरीन इसको दिमाग में आप ऐसे लेकर चल सकते हैं, ये बात है बेटा। नेक्स्ट बात देखो बेटा, ब्रोमीन की रिएक्शन X माइनस से, तो बेटा यहां पर कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ I होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ना तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ना वो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। तो बेटा इसको अगर हम ऑक्सीकरण करने की क्षमता के रेस्पेक्ट में देखें, तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन F2, जो कि Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस तीनों का ऑक्सीकरण कर देगा। उसके बाद आता बेटा Cl2, जो कि Br माइनस और I माइनस का ऑक्सीकरण कर देगा, F माइनस का नहीं कर सकता। Br माइनस सिर्फ और सिर्फ I माइनस का ऑक्सीकरण कर सकता है, ना तो वो F माइनस का ना ही Cl माइनस का करेगा। और I माइनस ना तो, और सॉरी I2 जो है, ना वो F माइनस, ना Cl माइनस, ना Br माइनस किसी का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता। इसलिए बेटा क्या बात बताई गई है कि सामान्यतः एक हैलोजन उच्च परमाणु क्रमांक वाली हैलोजन को ऑक्सीकरण करता है। मतलब कि ऊपर वाला तत्व जो होगा वो नीचे वालों का ऑक्सीकरण कर सकता है। मतलब F2 जो होगा वो Cl Br I का ऑक्सीकरण कर देगा, Cl जो होगा Br I कर देगा, Br जो होगा I का करेगा, पर उल्टा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये बात यहां बताई गई।
नेक्स्ट बात देखिए बेटा, हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कैसी होगी। तो अगर एलिमेंट का रिएक्शन हाइड्रोजन से क्या बनेगा बेटा, He टाइप का, जैसे HCl, HBr, HI ये सब बनेगा, जैसे HF, HCl, HBr, HI ये बना गया। क्या क्या गुणधर्म बेटा, वही सब बातें, तापीय स्थायित्व तो घटेगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा, अपचायक व्यवहार बढ़ेगा, वो सब बातें पहले देख करके आ चुके हम। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या होगा। हैलोजन विभिन्न ऑक्सीजन अवस्था में विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था में अलग अलग ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि एलिमेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में क्या क्या बनेगा बेटा, +1 में बनेगा, +3 बनेगा, +5 में बनेगा और +7 बनेगा। जानते बेटा आप सब बातें पहले केमिकल बॉन्डिंग में सीख करके आ चुके हैं। अलग अलग यौगिक बनेंगे। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, फ्लोरीन केवल 2 प्रकार के ऑक्साइड OF2 तथा O2F2 का निर्माण कर सकता है। बेसिकली बेटा इसको ऑक्साइड बोलना सही नहीं है। इसको ऑक्साइड बोलना सही क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्साइड तो तब होता है ऑक्सीजन की विद्युत ऊर्जा अधिक होती है। अगर हम OF2 की अगर बात करेंगे तो OF2 बेसिकली क्या है बेटा, फ्लोराइड है किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्साइड बोलना मेरे हिसाब से उचित शब्द नहीं है, यहाँ पे इसको ऑक्साइड नहीं बोलना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे बेटा, OF2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का फ्लोराइड, क्योंकि जिसकी विद्युत ऊर्जा अधिक होती है उसको आइड लगाते हैं, उसके नाम के पीछे लगाते हैं। तो बेटा ये ऑक्साइड नहीं, बट फिर भी हम बता सकते हैं कि ये क्या बनाएगा, OF2 और O2F2 बनाएगा। आगे नहीं बना सकता क्योंकि फ्लोरीन के पास रिक्त कक्षक नहीं होते, ये अपनी संयोजकता को आगे और बढ़ा नहीं सकता, परिवर्तनशील नहीं शो कर सकता है। नेक्स्ट बात देखो बेटा, O2F2 अस्थायी है तथा नाभिकीय ईंधन में से Pu को PuFC के रूप में निष्कासित करने में प्रयुक्त होता है। बताया था बेटा मैंने आपको, एनरिचमेंट ऑफ प्लूटोनियम, वही वाली बात है ये। नेक्स्ट बात, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1 से +7 तक की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भिन्न ऑक्साइड निर्माण कर सकते हैं। बेटा ये बात भी पहले देख करके आ चुके हैं, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, इनके बेटा आपने ऑक्सी अम्ल भी देखे थे। तो बेटा जो आपने ऑक्सी अम्ल देखे थे उसके क्या बनेंगे बेटा, एनहाइड्राइड बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन से लेकर आयोडीन सभी के सभी तत्व +1 से लेकर के +7 तक सभी प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था जो कि पॉसिबल हैं, +1, +3, +5, +7 ये सभी के सभी प्रदर्शित कर सकते हैं। सब में अंतर 2-2 का चलेगा, ये बात आपको पहले से पता है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, हैलोजन द्वारा बनाए गए ऑक्साइड का स्थायित्व आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होता है, जिसे कि मध्य पंक्ति की असंगतता कहते हैं। इसको बोलते हैं बेटा मिडिल रो एनोमली। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, मिडिल रो एनोमली बोलते हैं। और यह बात बेटा एनसीईआरटी में दी हुई है। एक्चुअली में इसका जो रीजन होता है बेटा, ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। आपको याद यह रखना है बेटा, आपको स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, खास करके पी ब्लॉक में। देखिए क्या बोल रहा है कि हैलोजन द्वारा बनाए गए ऑक्साइड का स्थायित्व, मतलब ऑक्साइड के स्थायित्व की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक किसका बेटा, आयोडीन का, क्लोरीन का और ब्रोमीन का होता है, जिसे हम मध्य पंक्ति की असंगतता कहते हैं। इसको काफी हद तक बेटा हम धात्विक गुण समझ सकते हैं कि आयोडीन में धात्विक गुण अधिक होता है, और ब्रोमीन, क्लोरीन के अंदर अगर देखा जाए तो क्लोरीन के अंदर जो पाई बंध बनता है उसका बंध सामर्थ्य थोड़ा अधिक होता है। ये बात बेटा मैं आपको बहुत जनरल तरीके से बता रहा हूं। आयोडीन के अंदर बेटा क्या है, धात्विक गुण अधिक होता है, धात्विक के साथ बनेगा तत्व तो उसके यौगिक के जो स्थायित्व होगा वो अधिक होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ में सहसंयोजक बनेगा, परंतु क्लोरीन के साथ में जो पाई बंध बनेगा उसकी क्षमता अधिक होगी, वह प्रबल बंध होगा। इस प्रकार से क्लोरीन की सामर्थ्य अधिक बताई जाती है। परंतु जो बात आपको याद रखनी है वो बात है बेटा ये कि ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, ये लाइन याद रखना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी की वजह से ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सर्वाधिक आयोडीन की, फिर क्लोरीन की और फिर ब्रोमीन की। होना चाहिए था ब्रोमीन की फिर क्लोरीन की, पर उल्टा हो गया। तो उसको बोलते हैं बेटा मिडिल रो एनोमली, कि मध्य पंक्ति की असंगतता बोलते हैं। इंफॉर्मेशन है, याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, हैलोजन से क्रियाशीलता कैसी होती है। हैलोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करके अंतर हैलोजन यौगिक का निर्माण करती है, मतलब आपस में क्रिया कर लेगी। जैसे कि XX'3, XX'5, XX'7 इन सबके जल बढ़ना पहले ही पढ़ करके आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज बेटा आप सबको पहले से है। अब बेटा यहां पर क्या होगा, एक एक करके यहां पर बनेगा। जैसे कि जहां पर X क्या बेटा उच्च आकार वाली हैलोजन है तथा X' क्या बेटा निम्न आकार वाली हैलोजन है। जैसे एग्जांपल की बात करें ICl, XX' होगा ना बेटा, ये उच्च आकार छोटा आकार। जैसे कि हमारे पास आया बेटा ClF3, ये क्या बेटा X है, ये X', तो ये XX' आ गया। जैसे बेटा हमारे पास आ गया IF7, ये क्या बेटा X है, ये X' है 7, तो पहले बड़ा बगल में छोटा, इस प्रकार से लगा रहेगा। नेक्स्ट जैसे Cl2 + F2 से ClF बना, Cl2 + 3F2 से ClF3 बना, Br2 + F2 से BrF3 बना, I2 + Cl2 से ICl3 बना, Cl2 + I2 से ICl बना, Br2 + F2 से BrF3 बना। इस प्रकार से बातें बता सकते हैं बेटा। अंतर हैलोजन यौगिक, ये काम की बात है बेटा, इसको याद रख के चलेंगे आप। अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजन से अधिक बंध ध्रुवीय तथा निम्न बंध वियोजन के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं फ्लोरीन के अतिरिक्त। मतलब की बात यहां पर यह है, जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि ICl आपको बंध दिया गया है और आपको बेटा एक Br2 बंध दिया गया है, तो दोनों में से किसकी, पूछ रहा है बेटा किसकी अधिक क्रियाशीलता होगी। तो ICl और Br2 में से किसकी क्रियाशीलता अधिक है,
तो बेटा ICL की यदि बात करी जाए तो ICL में आयोडीन पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ICL पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। चूंकि यहां पर आवेश आ रहे हैं तो बेटा बंध कैसे ध्रुवीय हैं, और बंध ध्रुवीय है तो जहां पर आवेश उसकी क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, अधिक होती है। तो ऐसा देखा जाता है कि अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। किसको छोड़कर, F2 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि F2 के बारे में आपको पता है बेटा कि F2 के अंदर बहुत कम स्थायित्व होता है, क्योंकि यहां पर प्रतिकर्षण होता है। ये बात आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख करके आ चुके हैं। F2 में बेटा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो बंध है इसकी बंध ऊर्जा काफी कम होती है। आपको ध्यान होगा बेटा, हमने पढ़ा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या था बेटा, Cl2, फिर था बेटा Br2, फिर क्या था बेटा F2, और लास्ट में क्या था बेटा I2। तो बेटा पीछे चला जाता नहीं है, ये बेटा पीछे चला गया। इस प्रकार से बता सकते हैं। तो अंतर हैलोजन यौगिकों की क्रियाशीलता हैलोजन यौगिकों के मुकाबले में अधिक होती, क्योंकि अंतर हैलोजन यौगिकों के अंदर ध्रुवीय बंध होते हैं जबकि हैलोजन के अंदर ध्रुवीय बंध नहीं होते। परंतु किसको छोड़ करके बेटा, F2 को छोड़ करके। ये बात बेटा एनसीईआरटी की, इसको भी आप याद रख के चले। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर हैलोजन यौगिक की प्रकृति सहसंयोजी तथा प्रतिचुंबकी होती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? आप देख सकते बेटा सहसंयोजी होगी, ये सहसंयोजी। प्रतिचुंबकीय क्यों? क्योंकि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा। नेक्स्ट एक बात और देखो बेटा, यदि हम आपसे बात करें क्वथनांक की, तो बेटा क्वथनांक की अगर बात करी जाए तो क्वथनांक ICL में और Br2 में किसका अधिक होगा? अब बेटा ये क्या है, सहसंयोजक है, दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल बराबर आता है। यहां पर बराबर द्रव्यमान है बेटा, समान द्रव्यमान है। तो समान द्रव्यमान है, इसका मतलब यहां पर क्वथनांक समान होना चाहिए। परंतु फिर भी ICL का जो क्वथनांक है वो Br2 के मुकाबले में अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? क्योंकि ICL एक ध्रुवीय यौगिक है। ये कैसा बेटा यौगिक है? ध्रुवीय। और ध्रुवीय का मतलब क्या बेटा, एक ध्रुवीय और दूसरे ध्रुवीय में कैसा बंध होता है बेटा, याद है आपको, कीजोम बल होता है, कीजोम फोर्स होता है ना बेटा, कीजोम फोर्स ध्रुवीय ध्रुवीय में। तो ICL में बेटा कीजोम बल होगा, और Br2 तो क्या है बेटा अध्रुवीय, तो वहां पर तो वॉन्डर वॉल बल होगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा, लंदन परिक्षेपण होगा। तो चूंकि ICL और Br2 का भले ही द्रव्यमान समान है, परंतु क्योंकि ICL और ICL के मध्य कीजोम बल लगेगा, जबकि Br2 के मध्य लंदन परिक्षेपण बल लगेगा, और कीजोम बल की बंध सामर्थ्य लंदन के मुकाबले में अधिक होती है। इसी वजह से कीजोम को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यही कारण है, यदि हम क्वथनांक की बात करें तो ICL का क्वथनांक Br2 के मुकाबले में अधिक होता है। ये बेटा क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। अब आपको बात समझा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ICL क्या है बेटा ध्रुवीय है, यहां पर कीजोम होगा। Br2 कैसा है बेटा अध्रुवीय है, यहां पर कैसा होगा लंदन परिक्षेपण होगा, जिसकी बंध सामर्थ्य कम होती है। इस प्रकार से आप बात समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, उपयोग क्या क्या होते हैं यहां पर। यह यौगिक अजलीय विलायक के रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात, Cl तथा Brf3 को यूरेनियम के संवर्धन में UF3 निर्माण में प्रयुक्त होता है। बेटा रिएक्शन याद रखेंगे आप, यूरेनियम की अगर आप Cl3 के रिएक्शन करते हैं तो क्या करेगा बेटा, फ्लोरीन दे देगा, इसको क्या करेगा बेटा, इसको UFC बना देगा। यूरेनियम संवर्धन में उपयोग होता है, याद रखेंगे बेटा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, देखिए MnO2 की रिएक्शन करेंगे बेटा HCl के साथ में। अब ये HCl बना कैसे, HCl आया बेटा ये से NaCl की अभिक्रिया जब करी कंसंट्रेट H2O4 से, जब हमने NaCl को कंसंट्रेट H2O4 से रिएक्शन करा तब क्या मिला बेटा, हमें HCl मिला। ये रिएक्शन आप पहले देख करके आ चुके हैं, मैं आपको पहले समझा चुका बेटा क्वेश्चन के अंदर। सल्फर फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में हम लास्ट में आपको सवाल बताया था। वो सवाल था कि किसके अम्ल को निर्माण नहीं कर सकते तो किसको कर सकते हैं, HCl कर सकते हैं। तो ये बना है बेटा, यहां से रिएक्शन होगी बेटा MnO2 की इस प्रकार से, तो क्या बनेगा, हमें Cl2 मिल जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट, KMnO4 की अभिक्रिया अगर HCl से करते तो क्या मिलेगा बेटा, KCl MnCl2 Cl2 मिलेगा, यहां भी हमें Cl2 मिल गया। नेक्स्ट बेटा डेकन प्रक्रम, इसको याद रखेंगे बेटा, डेकन प्रक्रम ये भी एक नेम रिएक्शन है। डेकन प्रक्रम द्वारा यहां पर क्या है बेटा, HCl की रिएक्शन कर रहे हैं बेटा MnO2 से, यहां पर हीट करेंगे बेटा CuCl2 के साथ, क्या मिलेगा बेटा Cl2 और वाटर हमें यहां पर ऐसे ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहां पर गुण क्या क्या है। क्लोरीन एक प्रबल, क्लोरीन का जल यानी क्लोरीन की बात करें, एक प्रबल ऑक्सीकारक है तथा स्थायी विरंजक कार्य के रूप में काम करता है। देखो बेटा स्थायी विरंजक को तो आप पहले पढ़ करके आ चुके हो, स्थायी विरंजक को आप लोग पहले पढ़ करके आ चुके हो। कैसे कि क्लोरीन को अगर आप जल में घोलते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, यहां पर HCl मिलता है और साथ में HOCl मिलता है। और ये जो HOCl होता है ये क्या देता है बेटा आपको, HCl और साथ में ऐसा नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देता है। इसलिए क्या होता है बेटा, ये स्थायी विरंजक देता है। याद है बेटा आपको, स्थायी विरंजक देता है। पहले आपको कलर दिखाई देता है लिटमस पेपर पे, लिटमस पेपर नीले से लाल होता है, थोड़ी देर बाद लिटमस पेपर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वहां पर उसका ब्लीचिंग हो जाता है, विरंजक कार्य बताता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्लोरीन का रिएक्शन जल में क्या होगा, HCl HOCl ये मिल गया, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, अभी देख चुके बेटा। क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग की तरह कार्य करेगा। अब देखो बेटा सल्फर आ गया, सल्फर फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट अपने पास में। सल्फर के पास क्या कॉन्सेप्ट है, -2 होगा, 0 होगा, +4 होगा और +6 होगा।
-2 वाला 0 में, 0 वाला +4 में, +4 वाला +6 में जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो बेटा H2S में सल्फर पर क्या आवेश है, -2, कहां जाएगा 0 में, देखो 0 में। SO2 में क्या चार्ज है बेटा, +4, कहां जाएगा +6 में। सल्फेट में क्या +6 में, सॉरी +6 सही है। NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्राइट में क्या चार्ज है बेटा +3, कहां भेजेंगे इसको +5 में, ये भेजे बेटा हमने इसको। Fe +2 +3 में, Br माइनस और I माइनस कहां भेजे बेटा Br2 I2, क्या F माइनस कर पाएगा, नहीं, F माइनस को नहीं कर सकता, F माइनस के साथ क्लोरीन कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं कर सकता। I2 की अभिक्रिया HiO3, अब क्लोरीन जल में है बेटा, तो जल में क्या करेगा बेटा, इसका एक अम्ल बनाएगा HiO3 आयोडिक अम्ल, और खुद क्या बनाएगा बेटा, हमें HCl बना करके दे देगा। ऐसे यहां पर Cl का निर्माण बताया जा सकता है। तो बेटा अब हम बात करेंगे यहां पर छद्म हैलोजन को लेकर के। छद्म हैलोजन का मतलब क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं बेटा। देखिए पहली बात तो छद्म जो शब्द है बेटा, छद्म शब्द को आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। छद्म शब्द के बारे में आप लोग पहले ही देख करके आ चुके हैं कि छद्म का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो फॉल्स होता है, जो कि झूठा होता है। अब अगर हम यहां पर बेटा छद्म के बारे में बात करें कि छद्म हैलोजन का मतलब क्या होगा, तो ऐसी प्रजाति जो कि हैलोजन की तरह बिहेवियर दर्शाएगी परंतु होगी नहीं, मतलब कि एक ऐसा प्रजाति जिसको कि अपीयरेंस में और जिसके गुणधर्म जो होंगे वो हैलोजन की तरह दिखाई देंगे परंतु वो एक्चुअल में वास्तविकता में हैलोजन नहीं होगा। अभी होते कौन से हैं और क्या क्या इनके बात देखेंगे बेटा। देखिए अकार्बनिक यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हो और उसमें कम से कम एक परमाणु नाइट्रोजन हो। काम की बात यह है कि कम से कम एक परमाणु नाइट्रोजन का होना चाहिए जो कि हैलोजन की तरह व्यवहार करे, उसे छद्म हैलोजन कहते हैं। तो बेटा बात यहां पर क्या है कि एक ऐसा कोई यौगिक जो कि हैलोजन की तरह व्यवहार करे परंतु उसमें कम से कम एक एटम तो नाइट्रोजन का होना ही चाहिए, तभी जाकर के उसको हम क्या बोलेंगे, छद्म हैलोजन बोलेंगे बेटा उसको, ठीक है, सूडो हैलोजन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, देखिए छद्म हैलोजन और छद्म हैलाइड, यानी कि यहां पर आपको हैलोजन दिए गए हैं और यहां पर बेटा आपको हैलाइड दिए गए हैं। अब छद्म हैलोजन छद्म हैलाइड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर हम यहां बात करें बेटा CN2, तो छद्म हैलाइड क्या है बेटा CN माइनस, जैसे Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, F माइनस है, वैसे ही बेटा Cn माइनस है, ठीक है। सिमिलरली बेटा देखो अगला छद्म हैलाइड आ गया SCN माइनस। अब अगर आपने 2 SCN माइनस को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा बेटा SCN होल ट्वाइस। N3 माइनस अजाइड, इसके बारे में देख करके आ चुके बेटा OCN माइनस, तो देखिए बेटा यहां पर N3 होल ट्वाइस हो गया। सिमिलरली आप OCN होल ट्वाइस कर सकते हो, SCN होल ट्वाइस कर सकते हो, SeCN होल ट्वाइस भी कर सकते हो, यानी कि सेलेनियम के साथ ही बना सकते हो आप ऐसे। SeCN है बेटा ये SeCN का होल ट्वाइस, या फिर न्यू लिखे तो हम SeCN माइनस ऐसे बता सकते हैं। तो बात तो एक जैसी है बेटा, जैसे कि हमने यहां पर बनाया वैसे वैसे यहां पर बना सकते हैं। इन सबकी संरचना आप पहले ही देख करके आ चुके हैं, अगर आप चाहें तो दोबारा खुद से बना सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आपने संरचना बनाना सीखा था, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप यहां पर बेटा संरचना बना सकते हैं। जैसे कि अगर CN माइनस की बात करें तो कार्बन है बेटा, नाइट्रोजन है, N को अगर हम N को माइनस देते हैं तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 4, तो 1 2 3 4, तो ये डॉट, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डॉट को हटा देता हूं बेटा मैं, डॉट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको। देखिए नाइट्रोजन के पास में होते बेटा कितने 5, 1 2 3 4 5, परंतु एक नेगेटिव आ गया तो 6 हो गया, ये बनेगा पहले यहां डबल बॉन्ड। अब कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है तो नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ये बना गया बेटा हमारे पास में साइनाइड। अगर हम नेगेटिव चार्ज इसको दे देंगे तो दूसरा बन जाएगा, इसका एक आइसोमर बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। सिमिलरली बेटा SCN माइनस है, इसमें भी आप देख सकते हो बेटा हमारे पास में सल्फर है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। अब अगर नाइट्रोजन को नेगेटिव देते हैं तो नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया, कार्बन के पास में 1 2 3 4 है, सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड यहां बनाएगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ये संरचना बन गई। ऐसे कैसे अगर आप नेगेटिव चार्ज सल्फर को देते हो तो दूसरी संरचना बन जाएगी। जैसे कि अगर आपने नेगेटिव चार्ज सल्फर को दिया, मतलब कि अगर हम इसका संरचना ऐसा देखें, ये ऐसा बने SCN माइनस, जहां पर नेगेटिव सल्फर पर होगा, तो सल्फर ये कार्बन और नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास तो 1 2 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4, एक इधर की तरफ हो गया तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां बन जाएगा। सल्फर को अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो सल्फर के बाद बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 और 6 तो होता ही, एक नेगेटिव चार्ज 2 आ गया, तो संरचना ऐसे और ऐसे बना सकते हैं। तो जैसे संरचना बेटा मैंने सल्फर है बनाई है, सेम टू सेम सल्फर को हटा के आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन बिल्कुल सेम फैमिली के मेंबर हैं, तो बिल्कुल समान प्रकार संरचना बनेगी। अब अगर हम इसको डबल कर देंगे, जैसे CN का CN माइनस को अगर आप डबल कर देंगे तो संरचना क्या बनेगी बेटा CN होल ट्वाइस की। जैसे कि यहां पर लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए बेटा यहां लिखा हुआ है हमारे पास में कार्बन है और ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो बगल में अगर एक और कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में, तो ये संरचना बन गई किसकी, CN होल ट्वाइस की। सिमिलरली अगर SCN होल ट्वाइस की बात करें तो सल्फर है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां पर बेटा सल्फर है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड N है और यहां संरचना बन जाएगी। और सेम टू सेम, अच्छा N3 माइनस संरचना तो पहले ही देख करके आ चुके हैं आप, कैसे बनता है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N के साथ में
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा N माइनस की तरफ, और बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से अगर हम इसको डबल कर देंगे तो यहां संरचना बन जाएगी। तो बेटा ये क्या है हमारे पास छद्म हैलाइड, क्योंकि ये क्या है हैलाइड की तरफ व्यवहार दर्शा रहे हैं, इन सब पर -1 चार्ज हैं, ये भी ऑक्सीकार, ये भी एक अपचायक की भांति भूमिका निभाते हैं। और अगर हमको डबल कर देंगे, जैसे मान लीजिए Cl माइनस तो Cl2, वैसे Cn माइनस तो Cn2, जैसे Br माइनस तो SCN माइनस, वैसे Br2 तो मतलब SCN का होल ट्वाइस, इसी प्रकार से इनकी संरचना बना करके बता सकते हैं। तो बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बस आपको याद रखना है कि छद्म हैलाइड क्या होते हैं और छद्म हैलोजन क्या होते हैं। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, Cn माइनस एक छद्म हैलाइड है तथा गुणों में हैलोजन समानता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि अम्ल होते हैं, अपचायक, और Br माइनस तथा I माइनस की तरह होते हैं। ये है नेक्स्ट जो बात आपको बताई जा रही है बेटा, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे चल के आप जो अगला चैप्टर सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर ही बेटा इसको अप्लाई करा जाएगा। जैसे कि CuI2 तथा CuCN2 अस्तित्व नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते बेटा, समझेंगे बात को। देखिए जब हम लोगों ने अपचायक के गुण के बारे में देखा था, जब हम लोगों ने अपचायक के गुण के बारे में देखा था, खास करके हैलोजन के जो हैलाइड आयन बनते हैं उनमें हमने क्या देखा था बेटा कि सर्वाधिक होता है I माइनस का, उससे कम होता है Br माइनस का, उससे कम होता है Cl माइनस का, और उससे कम क्या होता है बेटा F माइनस का। और हमने ये भी सीखा था कि I माइनस और Br माइनस जो होते हैं ये प्रबल अपचायक की भूमिका निभाते हैं, और Cl माइनस और F माइनस जो होते हैं वो दुर्बल अपचायक की भूमिका निभाते हैं। ये बात हमने देखी थी। तो जैसे कि अभी बताया गया है आपको कि साइनाइड क्या है बेटा, एक छद्म हैलोजन है, तो छद्म हैलोजन होगा, छद्म हैलाइड की तरफ भांति अपना व्यवहार दर्शाएगा, तो वो व्यवहार दर्शाता है जस्ट लाइक I माइनस। जैसे कि बात करें बेटा अगर हम कॉपर +2 को लेकर के आते हैं, अब कॉपर +2 के साथ में अगर आप कभी I माइनस को लेकर के आएंगे तो बेटा कॉपर +2 जो है ये चाहता है अपने आप को +1 में कन्वर्ट करना, और I माइनस जो है ये क्या है बेटा, ये प्रबल अपचायक है। ये कैसा है बेटा, प्रबल अपचायक है। तो जब ये प्रबल अपचायक होगा तो क्या करेगा बेटा, कॉपर के +2 को कन्वर्ट कर देगा बेटा किसमें, कॉपर के +1 में। तो यहां पर बन जाएगा बेटा आपके पास में क्या, Cu का Cu2I2 बन जाएगा, और साथ में I2 के रूप में ये निष्कासित हो जाएगा। मतलब ये जो अभिक्रिया है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि यही अभिक्रिया आपको आगे चल करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो बात यहां पर ये कि I माइनस एक प्रबल अपचायक है जो कि कॉपर के +2 को कॉपर के +1 में अपचयित कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा Cu2I2 में कॉपर के ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो यहां पर कॉपर जो कि +2 है, +2 चला गया बेटा कहां पर, +1 में, और I जिस पर -1 में, वो चला जाएगा बेटा कहां पर, यहां पर 0 पे चला जाएगा। तो ऐसा आयोडीन का तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, और कॉपर का हो जाएगा बेटा क्या, अपचयन। बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से बताएंगे बेटा, अगर हमारे पास में कॉपर के +2 के साथ में अगर साइनाइड माइनस आयन मिल जाएगा, तो क्योंकि ये क्या है बेटा, छद्म हैलोजन है, छद्म हैलाइड है, तो जैसा I माइनस व्यवहार दर्शा रहा है बिल्कुल वैसा ही Cn माइनस भी प्रबल दर्शाएगा। ये भी क्या है बेटा, प्रबल अपचायक है, तो ये भी क्या करेगा, इसको कॉपर के +1 में, तो ये क्या बना देगा बेटा हमारे पास में Cu2 Cn2 का निर्माण करेगा, और साथ में ऐसा Cn होल ट्वाइस का ये गैस का उत्सर्जन कर सकता है। तो बेटा आप देख सकते हैं बात यहां पर क्या है कि कॉपर +2 जो है इसका क्या हो गया बेटा, अपचयन हो गया, और साइनाइड ने क्या करा बेटा, अपना ऑक्सीकरण कर लिया। तो बेटा ये क्या है हमारे पास है, प्रबल अपचायक, इसलिए ऐसा होता है। इस लाइन को आप याद रख के चलेंगे कि Cu2I2 और CuCN2 का अस्तित्व नहीं रखता है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉपर के +2 के साथ अगर आपको कभी I माइनस मिलेगा, या फिर अगर आपको कभी साइनाइड मिलता है, तो ये ऐसे अस्तित्व नहीं रख सकता। ये क्या करेगा, अपने आप को फटाफट से कॉपर के +1 में कन्वर्ट कर लेगा। इस बात को याद रख के चलना है, ये है यहां पर इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, हैलाइड आयन का परीक्षण कैसे करते हैं। F माइनस करते बेटा कांच का लेखन, आपको याद होगा बेटा हमने पढ़ा था एचिंग ऑफ ग्लास, याद है बेटा आपको, एचिंग ऑफ ग्लास। तो एचिंग ऑफ ग्लास का हमने यूज करके इस तरीके से बेटा F माइनस के बारे में परीक्षण कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ करके आ चुके हैं। नेक्स्ट Cl माइनस का सॉल्ट हो, Br माइनस का सॉल्ट हो, I माइनस का सॉल्ट हो, तो क्या करेंगे बेटा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या मिलेगा बेटा हमें, AgCl जो कि सफेद रंग का होता है, AgBr जो कि हल्का पीला होता है, AgI जो कि पीला होता है। ये सभी रंग आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़कर आ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि रंगों की तीव्रता कैसे बताते हैं। तो बेटा वहां पर मैंने बोला था आप इन सबके रंग याद रखेंगे। मैंने बताया बेटा आपको AgF कैसा होता है, कलरलेस होता है, AgCl कैसा होता है बेटा, सफेद होता है, AgBr हल्का पीला होता है, और AgI कैसा होता है, पीला रंग का होता है। तो बेटा इस तरीके से यहां पर टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर आयन उपस्थित होगा। नेक्स्ट आयोडीन जो होता है वो स्टार्च विलयन के साथ में नीला रंग देता है। आयोडीन क्या होता है बेटा, आयोडीन को अगर आप स्टार्च विलयन में रख देंगे तो वो क्या करेगा बेटा, नीला रंग देगा। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, लेयर टेस्ट, इसको भी हम परतीय परीक्षण भी बोलते हैं। NaI की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करेंगे तो क्लोरीन बेटा Cl2 क्या है बेटा, ऊपर की ओर उपस्थित है। यानी कि अगर हम देखें अभिक्रिया के तरीके से, या फिर अगर हम आवर्त सारणी के हिसाब से देखें तो बेटा किसी वर्ग में क्लोरीन Cl2 ऊपर की तरफ है ना बेटा आयोडीन से, तो क्लोरीन जब Cl2 ऊपर की तरफ I माइनस के साथ, तो बेटा I माइनस क्या है, एक अच्छा अपचायक है, और Cl2 क्या करेगा, वो उसका अपचयन कर देगा। तो Cl2 में क्लोरीन शून्य पर है, जहां पर आयोडीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और Cl का क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। यही बात हम पहले ही देख करके आ चुके हैं।
तो जो बात हमने शुरुआत में देखी थी हेलोजन फैमिली के, जब हम हेलोजन परिवार के बारे में पहले लेक्चर में आपको बता रहे थे, तब हमने ये बात देखी थी बेटा यहां पर ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर होगा कि हो क्या रहा है, यहां पर I माइनस जो है वो क्या करेगा बेटा, F2 हो उसके साथ में, या Cl2 हो उसके साथ में, या Br2 हो उसके साथ में, इन सबको अपचयित कर देगा। क्या बना देगा बेटा इनके साथ में, F माइनस या Cl माइनस या Br माइनस बना देगा और खुद आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही वाली रिएक्शन है बेटा कि जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला हेलोजन है वो ऊपर वाले, जो नीचे वाला हैलाइड आयन है वो ऊपर वाले हेलोजन का आसानी से अपचयन कर सकता है, जबकि उल्टा ट्रू नहीं होगा। तो नीचे वाला हैलाइड आयन ऊपर वाले हेलोजन का आसानी से अपचयन कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, इसी को बोलते हैं क्या, लेयर टेस्ट, लेयर परीक्षण। यहाँ Cl2 अपर लेयर में रहेगा, आयोडीन जो होगा वो लोअर लेयर में, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, जब HCl आयरन के साथ अभिक्रिया करता है तो फेरस क्लोराइड बनता है, फेरिक क्लोराइड नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए अगर हम बात करें आयरन की रिएक्शन देखते हैं, अगर हम आयरन की रिएक्शन करते हैं बेटा HCl के साथ में, तो क्या बनेगा बेटा, तो आयरन का जो ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो +3 होता है। तो यहां पर बनना चाहिए बेटा क्या, FeCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित होना चाहिए। परंतु क्वेश्चन ये बोल रहा है कि FeCl3 जो है उसका निर्माण नहीं होता है, वो क्या कर लेता है, अपने आप को Fe के Cl2 में कन्वर्ट कर लेता है, जबकि Fe का Cl2 में आयरन जो है वो +2 में है, यहां पर आयरन +3 में है, और आयरन का +3 का ऑक्सीकरण स्थायित्व अधिक होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है बेटा, इसके पीछे कारण है HCl में 2 गुण है। HCl में 2 गुण है, कौन कौन से गुण, एक तो ये अम्लीय होगा, साथ ही क्या देगा बेटा आपको, Cl माइनस देगा, तो ये क्या करेगा बेटा, अपचय की भूमिका में निभाएगा। अच्छा, अपचय की भूमिका क्यों निभा रहा है HCl, क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा कि HCl में क्लोरीन जो है उस पर -1 चार्ज है। HCl में क्लोरीन पर -1 चार्ज, जो कि इसका -1 नेगेटिव मिनिमम है, इससे और नीचे नहीं जा सकता। तो जब भी कभी कोई तत्व अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा होता है वो एक प्रबल अपचय की भूमिका निभा सकता है, एक अपचय की भूमिका तो निभा ही सकता है। तो क्योंकि यहां पर HCl में क्लोरीन -1 में है, और अगर इसको Fe+3 दिखेगा, तो बेटा आपने पहले रिएक्शन देखी थी कि Fe+3 को अगर आप HCl से या क्लोरीन के जल से Cl2 वाटर से रिएक्शन कर देते हैं, तब वो उसको Fe+2 में कन्वर्ट कर देता है। याद होगा बेटा आपको रिएक्शन हमने क्या देखा था कि अगर हम Fe+3 का रिएक्शन करते हैं किसके साथ बेटा, क्लोरीन वाटर के साथ में, देखा था ना बेटा, थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन देखा था। तो क्या करेगा बेटा, इसको Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, ये रीजन है। तो भले ही शुरुआत में रिएक्शन अगर हो रही है तो क्या बनेगा, FeCl3 बनेगा, परंतु वो FeCl3 जो बनेगा विलयन में उपस्थित HCl जो होगा वो क्या करेगा, अपचय की भूमिका निभाएगा और Fe+3 को फटाफट से Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार से फेरिक क्लोराइड का निर्माण नहीं होगा, फेरस क्लोराइड का निर्माण होगा। FeCl3 क्या बोलेंगे बेटा, फेरिक क्लोराइड। क्यों, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो क्या बोलेंगे, इक बोलेंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये Fe+2 में, मतलब कि निम्न में, मतलब कि अस बन जाएगा, तो ये फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा यहां पर बताई जा सकती है बातें किस किस तरीके से रिएक्शंस हो रही है। नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारे पास में कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसके बेस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो बेटा उस बात को याद रखेंगे। जैसे कि KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का फायर वर्क्स मतलब कि आतिशबाजी में इस्तेमाल होता है, माचिस में इसका उपयोग करा जाता है। Ki और KiO3 मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट, इनका आयोडाइज नमक बनाने में उपयोग करा जाता है। बेटा हम लोग सभी लोग घर पे नमक खाते हैं बेटा, आयोडाइज नमक, आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक जो हम लोग खाते हैं, या कोई भी आयोडीन युक्त नमक आप जो खाते हैं, तो उसमें आयोडीन आता किसकी वजह से बेटा, तो आप याद रखेंगे कि Ki और KiO3 की वजह से इसमें आयोडाइज नमक को बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, याद रखेंगे बेटा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है बेटा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का अल्कोहल वाला विलयन, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें बेटा, लास्ट हमारे पास में अक्रिय गैस परिवार, इनर्ट गैस फैमिली। पी ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने सारी फैमिली डिस्कस कर ली, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, और लास्ट में आता है बेटा हमारे सामने ग्रुप नंबर 18, वर्ग संख्या 18। वर्ग संख्या 18 के बारे में आप लोग देख करके आ चुके हैं बेटा, क्या पहले ही पीरियोडिक टेबल में वर्ग संख्या 18 को हम लोग शून्य वर्ग भी बोलते हैं, तो शून्य वर्ग बोलते हैं बेटा, याद है आपको, और इसको वर्ग संख्या 18 ही बोल देते हैं। अच्छा, इसका पहले हम बात करते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो वो क्या होता है, NS2 NP6, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। तत्व कौन कौन से होते हैं बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब तो होते हैं। इसके अलावा एक नया तत्व और है बेटा हमारे पास में, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेसन, ऑर्गेनोसन, जी होता है, ये ऑर्गेसन होता है बेटा, ऑर्गेनोसन होता है बेटा इसका नाम, ऑर्गेनोसन नाम होता है बेटा इसका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसको OG के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। किस नाम से बेटा, OG के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऐसे। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या हो सकती है, 0, +2, +4, +6, +8। आपको याद होगा बेटा, हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि जिनॉन XeF2, XeF4, XeF6 बनाता ना बेटा, इस प्रकार से यौगिक का निर्माण करता है। तो वहां पर क्या क्या ऑक्सीकरण दर्शा सकता है बेटा, वो +2, +4, +6, +8। नेगेटिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता बिल्कुल 0 के बराबर होती है, ना के बराबर विद्युत ऋणता इनकी मानी जाती है।
क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता तो होती नहीं, बन तो बनाते नहीं इस प्रकार से। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, यह गैस जो होती है इनका स्थायी विन्यास होता है, जानते हैं हम बात। उच्च आईपी होता है, क्यों होता है उच्च आईपी? क्योंकि जेड इफेक्टिव का मान अधिकतम होता है, बहुत अधिक जेड इफेक्टिव होता है। तथा डेल्टा एच ई मतलब कि ईए धनात्मक होता है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते तो है नहीं, इसलिए ये कैसे होते हैं बेटा? अक्रिय होते हैं। तो अक्रिय गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, क्यों? पॉइंट आपको समझा दिया गया है बेटा, इसलिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, अक्रिय गैस का प्रथम यौगिक। अब ये जो बात आपके सामने बताई जा रही है बेटा, ये एनसीईआरटी की बात है बेटा, सुनिएगा ध्यान से कि अक्रिय गैस का प्रथम यौगिक क्या था। देखिए, अक्रिय गैस का प्रथम यौगिक था बेटा XCPTF6, XCPTF6 जो कि O2PTF6 जैसा है। नील्स बार्टलेट, साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे बेटा, क्या है? नील्स बार्टलेट। नील्स बार्टलेट साइंटिस्ट का नाम था। नील्स बार्टलेट साइंटिस्ट ने इसको निर्माण किया था, और उसके पीछे रीजन क्या था बेटा, समझेंगे। देखो, XCPTF6 बनने के पीछे रीजन ये था कि एक यौगिक बन रहा था ऑलरेडी O2PTF6। अब O2PTF6 यौगिक का निर्माण अगर हो रहा था, मतलब इसके बारे में हमें पता है, तो साइंटिस्ट ने ये बात सोची, नील्स बार्टलेट ने ये बात सोची कि O2 और जिनोन की आईपी लगभग बराबर होती है। O की नहीं, O2 की। ध्यान देना बेटा, O2 है ये, O नहीं है। O और जिनोन के बराबर नहीं हो सकती, परंतु O2 की और जिनोन की जो आईपी होती है वो लगभग बराबर होती है। अब चूंकि अगर O2 से O2 प्लस का निर्माण हो रहा है बेटा, O2 प्लस का निर्माण अगर हो रहा है, ये जो हमारे पास O2 प्लस है इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीजीनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजीनियम आयन। ऑक्सीजीनियम आयन इसको बोलते हैं बेटा। सामान्यतः जो पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास प्रजातियां होती है उनके अंत में ईयम शब्द लगाते हैं। इसी बात को आप लोग कोऑर्डिनेशन में भी सीखेंगे जब आप लिगेंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा ऑक्सीजीनियम आयन का निर्माण करने में जो ऊर्जा की खपत होगी लगभग उतनी ही ऊर्जा खपत होगी जिनोन के जिनोन प्लस बनाने में। इससे पता पड़ता है कि जिनोन और O2 के आईपी का मान लगभग समान होता है। तो यदि O2 प्लस के साथ में यौगिक का निर्माण हो रहा है तो वैसे के वैसे ही जिनोन का होना चाहिए, और इस प्रकार से उन्होंने सोच करके जिनोन का यौगिक बनाने की कोशिश करी और उसमें वो सक्सेसफुल हुए। तो जिनोन के साथ में या फिर अक्रिय गैसों का जो पहला यौगिक था उसको याद रखेंगे, वो क्या है बेटा? XCPTF6 यौगिक। और रीजन क्या है आपको बात समझ आ चुकी है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, अक्रिय गैसों का मुख्य घटक आर्गन है। अब बेटा ये जो बातें आपको बता रही है इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें हैं, इनको याद रख के चलेंगे आप कि मुख्य घटक कौन है बेटा? आर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, हीलियम का मुख्य स्रोत प्राकृतिक गैस CH4 है। नेक्स्ट बात, हीलियम यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड U3O8 तथा थोरियम का अयस्क मोनाजाइट। मोनाजाइट होता है बेटा THO2, सूत्र होता है बेटा इसका THO2, मोनाजाइट, ये THO2 में भी उपस्थित होती है। इसको याद रख के चलेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट यूज है बेटा इसका कि हीलियम कहां मिलती है हमें? यूरेनियम का अयस्क यानी कि पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड का सूत्र याद रखना बेटा आपको U3O8 तथा थोरियम का अयस्क मोनाजाइट में भी उपस्थित होती है, याद रख के चलेंगे आप इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, जिनोन के फ्लोराइड का निर्माण किस प्रकार होता है? बेटा जिनोन का हमने फ्लोराइड पढ़े थे, क्या क्या हमने पढ़ा था बेटा? XCF2 बनता है, फिर पढ़ा था बेटा हमने XCF4 बनता है, फिर पढ़ा था बेटा हमने XCF6 बनता है। हम लोगों ने शुरुआत में इसके संरचनाओं के बारे में देखी थी, निर्माण कैसे होता है वो देखा था। फिर पी ब्लॉक के अंदर बेटा हमने क्या करा, इनके जल अपघटन के बारे में भी देखा था। अब हम बात करते हैं कि इनका निर्माण कैसा होता है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको आप ढंग से देख करके चलेंगे। देखिए बेटा, XCF2 कैसे बनेगा? जब Xc 2 हिस्सों में और F2 1 हिस्से में 2:1 के रेशियो में होगा, 673 केल्विन पर 1 बार प्रेशर बनेगा बेटा XCF2। यदि आप और मात्रा बढ़ा देंगे अब इसके अंदर F2 की, तो अगर Xc आप 1 रेशियो में ले लें, F2 को 5 रेशियो में ले लें, तो 873 केल्विन पर 7 बार के प्रेशर बनेगा बेटा XCF4। और अगर आप और F2 की मात्रा बढ़ा देंगे, यानी कि Xc और F2 में 1:2 1:20 का रेशियो अगर आप ले लेंगे, तो 573 केल्विन पर 60-70 बार प्रेशर, मतलब प्रेशर बहुत अधिक हो गया है, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास में यहां पर XCF6 का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा ये आपको रिएक्शन यहां दी हुई है, जैसा कि मैंने बताया बेटा आपको ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके बेस पर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके चले इसको। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जिनोन फ्लोराइड F- दाता तथा ग्राही दोनों का कार्य करता है। मतलब क्या, इस बात का समझेंगे। जैसे कि XCF4 और SbF5 की अगर हम अभिक्रिया करें तो देखिए बेटा XCF4 में फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन जो लगा हुआ है इसके हाथ में, ये फ्लोरीन F- के रूप में दिया भी जा सकता है और बगल वाले से लिया भी जा सकता है। ये निर्भर करेगा कि यौगिक किससे बना रहा है। अब SbF5 को देखिए बेटा, SbF5 कैसे प्रकार का यौगिक है? SbF5 एक कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक। और सहसंयोजक यौगिक है तो F- तो देगा नहीं, क्या करेगा ये? और F- से जुड़ने की कोशिश करेगा। तो चूंकि SbF5 की अगर बात करें तो ये सहसंयोजक है, तो ये जो सहसंयोजक फ्लोराइड है क्या करेगा बेटा? इसके साथ में F- को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो अगर जिनोन के फ्लोराइड का यौगिक का अगर आप संगम कराते हैं किसी सहसंयोजक फ्लोराइड के साथ में,
तब क्या होगा बेटा, ये जिनोन का फ्लोराइड अपना F माइनस दे देगा। मतलब कि यहां पर क्या कर रहा है, ये F माइनस दाता की भूमिका निभा रहा है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, ये अपना F माइनस देगा बेटा Sb को, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास में XCF3 प्लस और F माइनस आएगा, इसके बाद क्या बनेगा बेटा SbF6 माइनस, इस प्रकार से बनेगा। यदि मान लीजिए यही XCF6 CSF के साथ होगा, अब CSF के बारे में जानते बेटा कैसा नेचर का, आयनिक नेचर का है, आयनिक नेचर का बेटा ये। अगर ये आयनिक नेचर का है तो आयनिक के साथ में क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो होगा आयनिक, ये अब इसको F माइनस देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बेटा सीजियम प्लस और F माइनस के रूप में उपस्थित होगा, तो ये बेटा F माइनस को दिया जाएगा। तो अब की बार क्या होगा बेटा, ये जिनोन जो है वो F माइनस ग्रहण करेगा, ये F माइनस क्या करेगा बेटा, ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करने टेंडेंसी रखेगा। तो आप याद ही रखेंगे कि अगर वो आयनिक के साथ होगा जिनोन का यौगिक तो आयनिक उसको F माइनस देगा, और यदि सह संयोजक के साथ में होगा तो जिनोन उसको F माइनस देगा। इस तरह से याद रख के चलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा यहां पर क्लैथरेट यौगिक। क्लैथरेट का मतलब क्या होता है बेटा, क्लैथरेट के बेस पर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लैथरेट का मतलब क्या होता है, समझे इस बात को। बड़े आकार की अक्रिय गैस, ध्यान देने का, बड़े आकार की, आकार बड़ा होना चाहिए, बड़े आकार की अक्रिय गैस जैसे कि क्रिप्टॉन, जिनोन कुछ कार्बनिक यौगिक की संरचना में समाहित हो जाती हैं, जैसे कि बेटा जिनोन डाइक्विनोल। अब क्विनोल का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए ये बेंजीन रिंग लगा, यहां पर लगाया OH, यहां पर लगाया OH, ये हमने कंपाउंड बनाया बेटा क्विनोल। तो एक क्विनोल बगल में दूसरे क्विनोल के साथ में H बंध बना सकता है, H बंध बनाएगा तो क्या होगा बेटा, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में। जब दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो बीच में बेटा एक रिक्त स्थान बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, वॉइड, याद है आपको, वॉइड बोलते हैं। अब यदि कोई अक्रिय गैस है जिसका आकार इतना बड़ा है कि वो इसमें मा सकती है, इसमें समा सकती है, तब उसमें क्या होगी, ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने पर जो यौगिक का निर्माण होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लैथरेट यौगिक। जैसे कि जिनोन बड़ी गैस है, अपनी क्रिप्टॉन बड़ी गैस है, ये सब इसमें बेटा समा सकती है। परंतु मान लीजिए अगर हमारे पास कोई छोटी गैस है, जैसे कि हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, तो बेटा ये क्या होगा, छोटा छोटा होगा, तो इस वर्ड में से ये आर पार हो जाएगी, मतलब पार हो जाएगी। इस वजह से बेटा ये जो छोटी गैसेस हैं ये क्लैथरेट यौगिक का निर्माण नहीं कर सकती हैं, जो बड़ी गैसेस हैं लाइक जिनोन, क्रिप्टॉन, यही क्या कर सकती हैं बेटा, क्लैथरेट यौगिक का निर्माण कर सकती है। तो क्लैथरेट का मतलब समझ में आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो बीच में वॉइड होता है, वहां पर किसी गैस का ट्रैप हो जाने पर जो यौगिक का निर्माण होता है, क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम क्लैथरेट यौगिक कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अक्रिय गैसों के उपयोग के बारे में। उपयोग के बारे में देखते हैं बेटा, हीलियम के लिए अज्वलनशील हल्की गैस होती है, मौसम प्रेक्षक के लिए गुब्बारों में भरी जाती है, गैस को शीतलक नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होता है बेटा, यूज करते हैं बेटा शीतलक के तौर पर। द्रव हीलियम का उपयोग शीतल कारक के रूप में होता है, क्योंकि इसका क्वथनांक गलनांक बहुत ही निम्न होता है। नेक्स्ट वन, हीलियम का उपयोग शक्तिशाली, ये शक्तिशाली लिखा है बेटा, शक्तिशाली अतिचालक चुंबक बनाने में किया जाता है, जो कि आधुनिक NMR स्पेक्ट्रोमीटर तथा MRI का महत्वपूर्ण अंग है। MRI के बारे में आप सभी लोग सुनते हैं बेटा, मैग्नेटिक रेंज इमेजिंग जो होती है बेटा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कभी मान लीजिए किसी कोई रोग हो जाता है तो आपने देखा होगा बेटा MRI स्कैन करवाते हैं, वहां पर इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम का उपयोग आधुनिक उपकरणों में ऑक्सीजन के तुलना में किया जाता है, क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलेयता रखती है। बेटा यही पॉइंट आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में भी सीख करके आते हैं कि जो हमारे गोताखोर होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, उनके जो सिलेंडर होते हैं उनमें प्योर ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों को प्योर ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है। अभी जैसे अगर हम खुले में बैठे हुए हैं तो हमें ऑक्सीजन तो मिल रही है, साथ में N2 मिल रही है, तो हमारे फेफड़ों को आदत क्या है कि प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पर हमें देनी तो उनको ऑक्सीजन ही है। अब मान लीजिए अगर आपने उसके स्कूबा डाइवर जो होते हैं, हमारे गोताखोर होते हैं, उसके सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर आपने O2 के साथ में N2 भी भर दी, तो जब वो गोताखोर पानी में नीचे की ओर जाएगा तो वहां प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, और ऐसे केस में N2 जो होती है वो भी इसमें ब्लड में घुलना शुरू हो जाती है, और उससे क्या होता है बेटा, पेन होना शुरू होता है। अगर ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी तो उसको बड़ा गोताखोर बेहोश भी हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है अंदर ही पानी के अंदर। तो ऐसे केस में नाइट्रोजन को नाम मिलाते हुए हमको वहां पर ऑक्सीजन प्योर भी नहीं चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, वहां पर हीलियम को मिलाएंगे, क्योंकि हीलियम जो है रक्त में घुलती नहीं है। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है, इसको याद रख के चलेंगे आप, ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है बेटा हीलियम का। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, अक्रिय गैसों के बाकी उपयोग, जैसे नियोन का विसर्जन नलिका तथा विज्ञापन के डिजाइन किए हुए बिजली के बल्बों में उपयोग होता है। देखा होगा बेटा आपने, अगल बगल विज्ञापन लगे होते हैं, उसको नियोन साइन बोलते हैं, सुना भी होगा आपने। तो नियोन साइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर नियोन गैस भरी जाती है, उससे उसमें रंग आता है। नेक्स्ट बात, नियोन बल्ब को वनस्पति उद्यान में उपयोग में लिया जाता है बेटा। नेक्स्ट, आर्गन का यूज क्या है बेटा, मुख्यतः धातु कर्म में अक्रिय वातावरण के निर्माण में उपयोग होता है, जैसे कि आर्क वेल्डिंग। बेटा जैसे मैंने आपको शुरुआत समझाया था बेटा, कभी कभी हमें ऐसा माहौल चाहिए होता है जहां हमें एयर नहीं चाहिए, वहां पर हमें कोई अक्रिय गैस चाहिए होती है, अक्रिय वातावरण चाहिए होता है। तो ऐसे केस के अंदर बेटा आप आर्गन का यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अक्रियशीलता बहुत अधिक होती है, ये क्रिया नहीं करता। जैसे कि बेटा धातु कर्म में, ये पॉइंट आप आगे भी चल के मेटलर्जी में सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, धातु या मिश्र धातु में बिजली के बल्ब के निर्माण में इसका उपयोग होता है।
प्रयोगशाला में वायु संवेदनशील उपकरणों में रख रखाव में इसका प्रयोग होता है। जिनोन तथा क्रिप्टॉन की अगर बात करें, इसके उपयोग क्या है? विशेष प्रयोजन के लिए डिजाइन किए हुए बिजली के बल्बों में इसका उपयोग होता है। इस तरह से बेटा यहां पर बातें देख सकते हैं, और यहां पर बेटा हमारे पास है पी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।